हाँ जी, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी रही ड्यूटी आप लोगों की? दुआ देने वाली और स्ट्रेस वाली और बस भगवान नहीं जा रही। अभी तक नहीं जा रही, इतने दिन हो गए हैं। बस गला खराब और ये जरा फ्लू को फेस करना पड़ रहा है। बंदी रात को ज्यादातर सर्दी करते रहे तो चलो अल्लाह करम करेगा। एक मिनट, मैं इसको चलो जी। अच्छा, आज हमने जो है ना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ग्राफ्स का। प्लीज को तो हमने तकरीबन जितना हम कोशिश कर सकते थे हमने देख लिया। एक रेड ब्लैक ट्री आप लोगों को रहता है, उसकी मैं जो प्रॉपर्टीज है ना वो मैं इंशाल्लाह आज ही या नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा क्या है। आज इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है ग्राफ, डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ग्राफ भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, यानी कि इसमें भी आप डाटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। कि किस मकसद के लिए? ताकि जब भी उसको मैनिपुलेट करना हो, खासतौर पर सर्च करना हो, तो वो इजीली हो सके। तो ये चीज हम बाकियों में भी देखते हैं। तो देखते हैं जी ग्राफ बाकी डाटा स्ट्रक्चर से किस तरह वेरी करता है। तो आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे कि ग्राफ क्या है। अच्छा, उससे उसके बाद फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे। जैसे हमने ट्रीज की टर्मिनोलॉजीज देखी थी, काफी सारी मुख्तलिफ ट्री में यूज होती हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं और इसका स्पेसिफिक मतलब है। तो वो हम ग्राफ्स के हिसाब से भी देखेंगे। उसके बाद हम ग्राफ ट्रेवर्सल को देखेंगे कि ग्राफ को अगर हमने ट्रेवर्स करना हो, ट्रेवर्स से मुराद है कि विजिट ईच एंड एवरी नोड, वो कैसे और कितने तरीकों से पॉसिबल है। और आखिर में एक इसका एक फिनोमिना है ग्राफ का, जिसको हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। और इसी में आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी आता है। तो इन चीजों को भी हम देखेंगे ये क्या चीज है, और इसके जो एल्गोरिथम्स है वो इंशाल्लाह हम एल्गोरिथम्स के दरमियान डिस्कस करेंगे। तो देखें जी ग्राफ क्या है। तो जैसे मैंने ट्री को डिफाइन करते हुए बताया था कि ग्राफ को भी हम उसी तरह से डिफाइन करते हैं जैसे ट्री को करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्राज है। उन एक्स्ट्राज के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या क्या है। तो देखें जी, पहले लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सेम यही डेफिनेशन जो है ना हमने ट्री के बारे में पढ़ी। तो ग्राफ को भी हम इसी तरह कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वर्टिसेस या कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और एजेस है। क्या इसमें दो चीजें होंगी, वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगे। कैसे होंगे वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको काफी जगहों पे देखने को मिल सकती है, वो ये है कि ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ते आए हैं, ट्री से हमने नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था। तो ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि वर्टिसेस और एजेस होंगे। अच्छा जी देखें, द वर्टिसेस आर समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज नोड्स। बाज़ औक़ात हम इनके वर्टिसेस को नोड्स भी बोल देते हैं। एंड द एजेस आर लाइंस आर आर्क्स दैट कनेक्ट्स एनी टू नोड्स इन द ग्राफ। और एजेस के बारे में बता रहा है कि वो लाइंस या वो आर्क्स हैं जो किसी भी दो नोड्स को, दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ती हैं ग्राफ के अंदर। तो हमने देख लिया कि वर्टिसेस वो नोड्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, और एजेस जो इनको कोई भी लाइन इनको आपस में कनेक्ट कर रही है उसको हम एजेस बोलते हैं। मोर फॉर्मली अ ग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस v एंड अ सेट ऑफ एजेस e। तो आप इसको प्रॉपर मैथमेटिकली अगर आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ग्राफ जो है जी, कोई भी ग्राफ वो क्या है जी, सेट ऑफ वर्टिसेस है और कामा एजेस। तो ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है ना इस तरह लिख सकते हैं कि जी वी ऑफ ई, ग्राफ क्या है जी, वर्टिसेस और एजेस का एक सेट है। अच्छा जी, आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है जी, ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज अ ट्री। तो ये हमने पहले भी देखा था कि ग्राफ और ट्री जो है ना बहुत मिलते जुलते डाटा स्ट्रक्चर्स है। लेकिन अभी हमने एक नई चीज देखी है कि ग्राफ में जो है ना साइकिल पॉसिबल है। तो अगर किसी ग्राफ में साइकिल है और आप उस साइकिल को रिमूव कर देते हैं, साइकिल क्या होता है हम इसको आगे देखते हैं। तो आप ग्राफ में से अगर साइकिल को रिमूव कर देते हैं तो वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो तकरीबन तकरीबन वही सारी प्रॉपर्टीज ग्राफ की हैं जो ट्रीज की हैं, बस ग्राफ में एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि ग्राफ सर्कल को, साइकिल को अलाउ करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन है। तो आगे हम चलते हैं अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। देखें जी, पहले नंबर पे है वर्टिसेस।
वर्टिसेस को हम ही पढ़ के आए हैं कि आप नोड को कह सकते हो। ये आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 जो है ना नोड्स आपको दिखाई गई हैं, और इन्हीं नोड्स को जो है ना वर्टिसेस कहा जाता है। एक को वर्टेक्स कहेंगे और अगर मल्टीपल है तो वर्टिसेस। दूसरे नंबर पे एजेस है। एजेस हमने देखा है ऐसी लाइन जो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। लेट्स से कि ये लाइन है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एज है, और इसी तरह ये एज। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे निशान लगाया तो ये एजेस है। डायरेक्टेड ग्राफ, ग्राफ सिंपल भी हो सकता है जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाया गया है कि इसमें किसी भी एज पे कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं दी गई। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आप ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं तो अगर तो ऐसा आपके पास एज है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं, तो इसका ये मुराद है कि ये बाई डायरेक्शनल एज है, यानी कि आप 6 से 2 की तरफ भी जा सकते हैं ट्रेवर्स करते हुए, और इसी तरह अगर आप 2 पे हैं और 2 से आपने 6 पे आना है और कोई एज जो है वो कोई भी डायरेक्टेड नहीं है, तो इसका ये मतलब होगा ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ आप आ जा सकते हैं। तो ये सिंपल ग्राफ की सूरत में होता है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि अगर एक ही पाथ है, यानी कि मैं चाहूंगा यार 6 से मैं सिर्फ 5 की तरफ जा सकता हूँ, वापसी वाला मैं इसी एज से नहीं आ सकता, तो फिर मैं उसकी डायरेक्शन दे देता हूँ। लेट्स ये लो जो मैंने जो है ना 6 से 5 में एज को डायरेक्शन दे दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ है। ऐसा ग्राफ जिसमें एज पे डायरेक्शन दी गई हो कि इस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे आप जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो अगर वो 5 से 6 पे वापस जाना पड़ेगा तो उसके लिए लाजमी तौर पे मुझे फिर एक या तो नया एज ड्रा करना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन होगी 5 to 6, या मैं किसी और एज के थ्रू वर्टेक्स के थ्रू जो है ना 6 पे जाऊंगा। लेट्स से कि 4 पे मेरे पास एक रास्ता है, 4 से 1 पे है और अल्टीमेटली 1 से 6 है, तो इस तरह मैं घूम के दोबारा जा सकूंगा अगर तो डायरेक्ट एज नहीं होगा। तो डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसमें एजिस पे डायरेक्शन दी गई होती है। सेल्फ लूप, बाज़ औक़ात आपको ग्राफ में ऐसे देखने को मिल जाता है कि किसी भी वर्टेक्स या नोड से जो है ना एक इस तरह का साइकिल नुमा लूप नुमा जो है ना एक एज होगा जो इससे शुरू होगा और इसी नोड पे जो है ना खत्म हो रहा होगा। तो इसको सेल्फ लूप बोलते हैं कि अगर आप इस स्पेसिफिक एज को फॉलो करोगे तो जहां से आप स्टार्ट लोगे जिस नोड से उसी नोड पे वापस आ जाओगे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। अच्छा, पैरेलल एजेस को देख लें। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ कि पैरेलल एजेस क्या है। याद रखिए कि पैरेलल एजेस जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ग्राफ के पॉसिबल है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि 6 से 5 में ये जो है ना एज डायरेक्टेड है, तो इसी तरह अगर आपको नजर आएगा 5 से 6 के पास भी जो है ना एक ग्राफ एक एज है जिसकी डायरेक्शन 5 to 6 है, तो इस तरह के दोनों एजेस को हम कहेंगे पैरेलल एजेस है, यानी कि दो ऐसे एजेस जो दो नोड्स के दरमियान हो उनको हम बोलते हैं पैरेलल एजेस। लेकिन शर्त यह है कि वो एक से ज्यादा हो तभी पैरेलल होगी। एडजेसेंट वर्टिसेस, इसको समझ लें क्या होता है। एडजेसेंट वर्टिसेस वो होते हैं जिनको एक एज ज्वाइन कर रहा हो, यानी कि आप देखें 6 और 2 के दरमियान ये एक एज है जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं। तो इस एज के लिए 2 और 6 नंबर का जो नोड है या वर्टिस है ये आपस में एडजेसेंट है। सेम इसी तरह 5 और 4 के दरमियान ये एक एज है, तो इस एज के लिए 4 और 5 ये दोनों जो है वो एडजेसेंट वर्टिस है। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा जी, अगली जो टर्म हमारे पास है वो है इन डिग्री। तो डिग्री हमने ट्री को पढ़ते हुए सुना था कि डिग्री जो है किसी भी नोड के नंबर ऑफ एजेस होते हैं, या हमने उसमें देखा था कि उस नोड से कि कितने चाइल्ड थे उनको हमने बोला था कि वो डिग्री है। तो इसमें हम देखेंगे कि जाहिर इसमें चाइल्ड वाला कंसेप्ट तो नहीं है, तो हम इस नोड में देखेंगे कि एक नोड पे कितने एजेस जो है ना वो इनकाउंटर हो रहे हैं। जी सर मेरा लेट ज्वाइन हुआ है, काइंडली बता दे कौन सा टॉपिक चल रहा है आज, मतलब आपने स्टार्ट किया जो। ग्राफ। ओके सही। तो डिग्री से मुराद ये होगा कि किसी भी नोड पे नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितने कह लें कि इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये दो किस्म की हो सकती है, डायरेक्ट ग्राफ की सूरत में, और अगर आपका सिंपल ग्राफ है तो उसमें सिर्फ सिंपल डिग्री दी जाएगी।
टर्म जो है ना इसकी डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में ले लेते हैं। तो पहली टर्म जो है वो आपके पास है इन डिग्री। इन डिग्री से मुराद है किसी भी नोड पे नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस कितने हैं। लेट्स से कि मैं अभी 5 नंबर वाले वर्टेक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से कि एक एज जो है वो 6 में आ रहा है और एक 4 से आ रहा है, तो इसकी 5 की जो इन डिग्री होगी वो 2 होगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 4 के एग्जांपल ले लूं, लेट्स से कि एक जो है ना वो 5 से आ रहा है और एक 1 से आ रहा है और इसी तरह एक 3 से आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस जो है इस नोड के लिए, वो स्पेसिफिक नोड के लिए वो 3 है, तो इसकी इन डिग्री 3 होगी। अच्छा, आउट डिग्री क्या है? बिल्कुल इसी तरह एक नोड से जितने भी आउट गोइंग एजेस हैं वो सारे के सारे उसकी आउट डिग्री है। लेट्स से मैं 6 की एग्जांपल लेता हूँ। 6 से एक 5 की तरफ निकल रहा है, एक 2 की तरफ निकल रहा है और एक 1 की तरफ निकल रहा है, तो 6 की आउट डिग्री जो है वो 3। तो इन डिग्री वो होगी कि नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस कितने हैं किसी भी नोड पे, और आउट डिग्री होगी कि नंबर ऑफ आउट गोइंग एजेस कितने हैं किसी भी नोड के लिए। अच्छा, सिंपल ग्राफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, तो ऐसा ग्राफ इसकी 2 शर्तें हैं सिंपल ग्राफ के लिए। एक तो इसमें सेल्फ लूप नहीं होगी। सेल्फ लूप मैंने बता दी कि एक नोड से एक एज हो वो और अगेन उसी नोड पे वो इंसिडेंट हो रहा हो, तो हम इसको बोलते हैं कि वो सेल्फ लूप है। तो अगर किसी ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं है प्लस कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे कि सिंपल ग्राफ है। यही 2 इसकी कंडीशंस है, ये याद रखनी है। सिंपल ग्राफ को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं, डायरेक्टेड ग्राफ भी सिंपल हो सकता है, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टीज इसके हिसाब से सिंपल ग्राफ की है वो ये है कि एक तो इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगी और दूसरा कोई पैरेलल एजेस नहीं होंगे। पैरेलल एजेस मैंने बताया था कि लेट्स से कि 2 आपके वर्टिसेस हैं जी, तो एक से इधर जा रहा है तो अगेन उससे वापस भी आ रहा हो, तो इसको हम बोलेंगे कि पैरेलल एजेस। जी बताएं। अच्छा जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको समझ आ गया होगा कि अगर तो आपके सर पास ग्राफ ऐसा है। पैरेलल जी को हम सर रिपीट करना, तो पैरेलल को रिपीट कीजिएगा। पैरेलल कौन सा एज होता है? ठीक है, ये देखिए ये एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। लेट्स से कि ये ए है और ये बी है। अगर ए से बी की तरफ कोई एज जा रहा है और बिल्कुल इसी तरह एक बी से ए की तरफ भी वापस आ रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल एजेस है। तो ये तो लूप बन गई सर। लूप तो नहीं इसको कह सकते, लूप सेल्फ लूप को पॉसिबल है ग्राफ में, बाकी तो उसको फिर साइकिल साइकिल, बोलेंगे। साइकिल, साइकिल हाँ बन गया, ठीक हो जी सर। तो साइकिल सर बजाना जा रहा है। बेसिकली सिंपल ग्राफ वो होता है जिसमें कोई साइकिल ना हो। तो उसके 2 तरीके, साइकिल 2 तरीकों से फॉर्म हो सकता है, या तो सेल्फ लूप से या पैरेलल एजेस से। वही दोनों शायद मैंने बता दिए कि ना तो सेल्फ लूप होगा और ना ही पैरेलल एजेस होगा, तो साइकिल फॉर्म नहीं होगा, तो उसको सिंपल ग्राफ कह देंगे। ठीक है। अच्छा, जी सर। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके एजेस पे एक डायरेक्शन नहीं दी गई होगी, ये भी मैं थोड़ा सा पहले बता के आ चुका हूँ, तो उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। तो देखा कि नॉन कनेक्टेड ग्राफ, नॉन कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? अब ये जो ग्राफ आपके पास दिया गया इसमें अगर आप देखें तो ये 3 नंबर वाला जो वर्टेक्स है ना, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो ये ग्राफ जरूर है, ये नहीं है कि ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये जरूर है, लेकिन ये नॉन कनेक्टेड है, यानी कि इसके सारे वर्टेक्स जो है ना आपस में कनेक्ट नहीं है। तो अगर आप ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल है जो कि नॉन कनेक्टेड हो, ग्राफ वो जरूर होगा लेकिन हो सकता है कोई एक वर्टेक्स जो है ना वो अलग हो, तो होगा वो फिर भी ग्राफ ही, तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कि अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड ग्राफ। अच्छा, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है? कौन बताएगा जी आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है? पता है किसी को? अच्छा, ये एक ना ग्राफ में ड्रा कर रहा हूं, नजर आ गया सबको? जी सर। अच्छा देखें, अब ये पहले तो ये बताएं कनेक्टेड है या अनकनेक्टेड है? कनेक्टेड है सर। ठीक है, कनेक्टेड। अगर तो आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ ऐसा है कि उसमें एक ऐसा वर्टेक्स या नोड है जिसको आप रिमूव कर देना, तो कनेक्टेड ग्राफ आपका जो है ना वो अनकनेक्टेड हो जाएगा। लेट्स से कि मैं ई नोड को रिमूव कर रहा हूं, तो कैसा ग्राफ मेरे पास बच जाएगा? देखें, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं।
ये बच जाएगा, बल्कि इसको बिल्कुल रिमूव कर दें। ये आखिर में सिर्फ दो वर्टेक्स बच जाएंगे मेरे पास, ठीक है। जी सर। तो अगर तो आपके पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आप रिमूव कर दें और आपका ग्राफ कनेक्टेड से अनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए कि इसमें ई जो है वो आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट है, या डी को भी आप बोल सकते हो। अगर डी को आप रिमूव करते हैं तब भी जो है ना आपका कनेक्टेड ग्राफ जो है वो नॉन कनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एज को रिमूव करने से नोड रिमूव करना जरूरी है? सिर्फ एज भी तो रिमूव कर सकते हैं, डी और ई वाला। पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट की। देखो एज को आप सिर्फ ऐसे ही तो रिमूव नहीं कर सकते ना, जब वो पॉइंट ही रिमूव हो जाएगा जिसमें एज जाके इंसिडेंट हो रहा था। एज एक पॉइंट नहीं है। सही है सर। अच्छा, तो ये जो है ना जो कह लो कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ होता है उसमें पॉसिबल नहीं है। जो कोई ऐसे ग्राफ हो जिसके जो है ना आपको नजर आ रहे हो कि कंपोनेंट्स बने और वो कंपोनेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक जगह से कनेक्ट है। जैसे अभी मैंने बताया था कि देखो दो कंपोनेंट बने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ डी और ई के जरिए आपस में कनेक्ट थे। लेट्स से कि ये मैं अभी इनको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, और इसको मैं लेट्स से एफ कर देता हूँ, तो मैं बी और एफ को भी आपस में कनेक्ट कर देता हूँ लेट्स से। तो ये देखो अब स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया ग्राफ, जो है ना ज्यादा डेंसली कनेक्ट हो गए। तो अगर आप बेशक अभी ई को आप रिमूव कर भी दें तब भी ये जो है ना अनकनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आप सिंगल करेक्शन लाइन हो ना आपके पास और आपको नजर आ रहा हो कि इस ग्राफ के दो कंपोनेंट्स हैं और उनके दरमियान एक सिंगल लाइन हो, तब जो है ना आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट जो है ना आपका ग्राफ में पॉसिबल है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना आर्टिकुलेशन पॉइंट को किसी तरह जो है ना इसको डेंस कर दें। तो ये बताने का मकसद था कि ऐसा पॉइंट होता है कनेक्टेड ग्राफ में, अगर आप उसको रिमूव कर दें तो आपका कनेक्टेड ग्राफ नॉन कनेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ से ये मुराद हरगिज नहीं है कि हर एज से हर नोड से या हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक के पास डायरेक्ट आपके पास एज हो, नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें आप किसी भी नोड से किसी भी दूसरी नोड तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पहुंचना, किसी भी थ्रू से पहुंच सकते हैं, तो वो आपका स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। और नीचे लिखा हुआ है स्ट्रांगली टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। स्ट्रांगली की टर्म जब भी यूज होगी ग्राफ के रिलेटेड तो आपको समझ आना चाहिए कि डायरेक्टेड ग्राफ में होगी। लेट्स से कभी देखें ये जो नीचे ग्राफ है जो मुझे आर्टिकुलेशन पॉइंट बनाने के बाद हासिल हुआ था, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ ए बी सी डी ई और एफ। अब ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो मुझे अगर ए से मुझे एफ तक पहुंचना हो तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेट्स से कि मैं डी से जो है ना ई तक एक ड्रा कर देता हूँ एज। हाँ, अब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड, क्योंकि मैं अब किसी भी नोड से दूसरी नोड तक पहुंच सकता हूँ। अच्छा, पाथ को समझे जी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस इन बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टेक्स। पेयर ऑफ वर्टेक्स से मुराद ये है कि कोई भी दो वर्टेक्स आप ले लो और उसके दरमियान जितने भी आपके पास वर्टेक्स आएंगे उसका पाथ कहलाएगा। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मुझे जो है ना ए और एफ के दरमियान चेक करना है। अब इसके मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ये कि ए से बी और बी से एफ, यानी कि ए बी एफ। दूसरा क्या पॉसिबल है? ए से ये, लेट्स से ये सी है, ए से सी, सी से डी, डी से बी और बी से एफ। मतलब कि किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान जाने के लिए जितने भी दरमियान वर्टेक्स आएंगे उनको आप बोल दोगे कि वो पाथ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल। साइकिल एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम होता है। यानी कि अगर मैं अभी कह रहा था कि ए और एफ के दरमियान, अब मैं कह दूं कि ए और ए के दरमियान, यानी कि मैं ए से स्टार्ट हुआ और किसी तरह ए पे ही वापस पहुंच रहा हूँ। लेट्स से मैं ए से निकला बी की तरफ, बी से एफ, एफ से ई से डी, डी से सी और अगेन ए की तरफ मैं पहुंच गया। तो ये हम कहेंगे ये जो पाथ है ना ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, यानी कि साइकिल बन रहा है। तो साइकिल की आप डेफिनेशन इस तरह करते हो कि ये है ये पाथ ही, लेकिन उसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स जो है वो सेम होता है, तो ये एक साइकिल फॉर्म होता है। अच्छा, एक आप नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डीएजी की, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ये बहुत कॉमनली यूज होती है, अक्सर लिखा आपने देखा होगा डीएजी। इसमें डी से मुराद डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि हर एज पे जो है ना डायरेक्शन होगी। ए साइक्लिक से क्या मुराद है कि उस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होगा। अभी हम साइकिल की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। और ग्राफ, बस ये दो इसके एक्स्ट्रा है। ये ग्राफ ही, लेकिन एक तो डायरेक्टेड है और उस ग्राफ में कोई भी साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड
ए साइक्लिक ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म है टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। क्या होती है जी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग या टोपोलॉजिकल सॉर्ट? जिस ऑर्डर में नोड्स को विजिट कर सकते हो। विजिट तो करेंगे, लेकिन किस तरह? नीचे ग्राफ दिया गया है, मुझे बताएं क्या है इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग? ये तो लेवल वाइज की हुई है। अच्छा देखें, टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होती है। पहली बात तो ये डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में होगी, यानी ऐसा ग्राफ होगा जिसमें डायरेक्शन भी होगी और साइकिल नहीं होगा। टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग इज अ लीनियर ऑर्डरिंग, यानी आपने लीनियरली बताना है ऑर्डर्स ग्राफ का। A vertex such that किस तरह से फॉर एवरी डायरेक्टेड एज UV, यानी कोई भी आप एज ले लो जिसका स्टार्टिंग आप कह रहे हो कि कोई भी यू है, लेट्स से कि मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें जो है ना 4 वो यू है और 0 वाला जो है वो V है, यानी कोई भी आप एज उठा लो, वर्टेक्स U यानी कि ये 4 वाला वर्टेक्स कम्स बिफोर V, जब भी आप लिखोगे लीनियरली उसमें 4 हमेशा 0 से पहले आएगा। अभी मैं नीचे वाला क्या करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स से कि पहले मैं जो है ना 5 से स्टार्ट करता हूँ, पहला एज मेरे पास जो है ना 5 और 2 है, ठीक है, तो मैंने एक 5 लिख लिया और 2 लिख लिया। दूसरा मेरे पास 5 और 0 है, चलो जी मैं 5 लिख लेता हूँ, तो ऑलरेडी लिख, चलिए इस तरह मैंने लिख लिया। अच्छा ये 2 पूरे हो गए, उसके बाद मैं 2 और 3 लिख लेता हूँ, यानी 2 मुझे पहले लिखना है, तो लो जी 2 और 3, 2 के पूरे हो गए, 3 का मैं लिख लेता हूँ 3 और 1, 3 1, उसके बाद 1 की तरफ कोई नहीं है, 0 के तरफ भी कोई नहीं, 4 का रह गया, 4 और 0। तो अब मैंने जितने भी एजेस थे सबको लिख लिया। अब मैंने ऐसे लिखना है कि जब भी मैं इनको लिखे हुए को देखूं ना तो मुझे पता चल जाए कि ग्राफ में जो है ना ये वर्टेक्स पहले आया हुआ है और ये वाला बाद में आया हुआ है। तो ये मैंने जो है ना इसकी बनाई है, देखिए नीचे आपको नजर आ रही होगी 5 4 2 3 1 0। अब आप कोई भी एज उठा लें और इधर से देख के आपको पता चल जाएगा कि इस एज में जो है ना 5 पहले आया हुआ है, 4 पहले आया हुआ है, 2 पहले आया, 3 1 या 0। लेट्स से कि मैं ये वाला एज उठाता हूँ 3 और 1 वाला, तो इसमें जो मेरे पास ऑर्डरिंग होगी इसमें देखो 3 हमेशा पहले आया हो। इसी तरह मैं ये एज उठाता हूँ तो मेरे पास जो ऑर्डरिंग होगी उसमें हमेशा 2 जो है वो 3 से पहले लिखा गया होगा, तो ये देख लो 2 हमेशा 3 से पहले लिखा। इस तरह मैं ये 4 और 0 वाला एज उठाता हूँ तो मेरे पास जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग होगी उसमें हमेशा 4 पहले लिखा गया होगा, उसके बाद 0 लिखा गया, तो ये 4 है और आखिर में 0 लिखा गया। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग किसी भी ग्राफ की एक ऐसी लीनियर ऑर्डरिंग है जिसमें आप उसके एजेस के या सॉरी वर्टेक्स को इस तरह लिखते हो कि जब भी आप उसको देखो तो आपको पता चल जाता है कि ये वर्टेक्स जो है ना इस ग्राफ में पहले आया हुआ है और ये वर्टेक्स जो इस ग्राफ में इस वर्टेक्स के बाद में आया हुआ है। समझ लगी है? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफ को जो है, ये तो थी उसकी इलस्ट्रेशन कि ग्राफ को मेमोरी में जो है ना किस तरह से रिप्रेजेंट। अच्छा जी देखें, हमने ट्री को भी देखा था, ट्री को जो हमने देखा था कि एक अरेज के थ्रू उसकी पॉसिबल थी रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हमने लिंक लिस्ट के थ्रू देखी थी। तो ये यही दो चीजें जो है ना यहाँ पे भी है, क्योंकि अब आपके पास फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर यही दो है। और एक बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी और हर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हुए मैं बताता हूँ कि कोई भी डाटा स्ट्रक्चर होगा वो एट द एंड इंप्लीमेंट इन्हीं दो चीजों के थ्रू होगा। तो वही चीज है जी, एक इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, हमने 2 डायमेंशनल अरे को पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स जो असल में वो 2D अरे को कहते हैं। तो ये एक इसकी अरे रिप्रेजेंटेशन हो गई। और दूसरी इसकी लिस्ट के थ्रू है। कौन सी लिस्ट है? एडजेसेंसी लिस्ट। वो क्या होती है अभी आप देख लोगे, वो लिंक लिस्ट ही होती है। तो ये ग्राफ भी जो है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की तरह इन्हीं दो डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। देखिए जी, मैट्रिक्स के थ्रू अगर आपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि देखिए मेमोरी में तो ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है ना। मेमोरी में तो आपको दो ही चीजें आप बना सकते हो, या अरे या लिस्ट। तो एक अरे पड़ी हुई है तो उसको कैसे पता चलेगा कि सिंपल अरे है या कि ये एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई भी आपके पास ग्राफ हो तो पहले नंबर पर आपने देखना है कि इसमें कितने वर्टेक्स हैं। तो लेट्स से 1 2 3 4, तो आपके पास 4 रोज और 4 कॉलम्स, यानी कि जितने भी आपके पास वर्टेक्स होंगे, लेट्स से कि आपके पास n वर्टेक्स हैं
तो n बाई n का जो है ना आपने एक टेबल बना लेना, मैट्रिक्स बना लेना। तो वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो उसकी नंबरिंग थी 0 1 2 3 वो मैंने ऊपर भी लिख दिया है, और वही 0 1 2 3 नीचे भी लिख दिया, यानी जितने भी वर्टेक्स थे उतने बाई उतने का मैंने एक मैट्रिक्स या कह लो कि टेबल बना लिया। तो अब आप 0 से स्टार्ट करते हैं पहले वर्टेक्स से। तो देखें वर्टेक्स 0 से किस किस अदर वर्टेक्स की तरफ एज जा रहा है। पहले हम देखेंगे 1 की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा 0 रो और 1 कॉलम, इसकी एंट्री को 1 कर दूंगा। इनिशियली ये सारे 0 होंगे, यानी कि हम इनिशियली देखेंगे कि सारे 0 होंगे, क्या भी किसी के दरमियान भी एज नहीं है। फिर हम एज को ट्रेस करना शुरू करेंगे। तो पहले 0 स्टार्ट हुआ, पहला एज था 1 की तरफ, तो मैं 0 रो और 1 कॉलम पे आया और वहां पे मैंने एंट्री को 0 से 1 पे कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने देखा कि 0 से 2 की तरफ भी है, तो मैं 0 रो पे सेकंड कॉलम पे आया और उसकी एंट्री को भी मैंने 1 कर दिया कि इनके दरमियान भी एज है। इस तरह 0 से 3 की तरफ था, तो मैं 0 रो पे थर्ड कॉलम पे आया और उसकी स्पेसिफिक एंट्री को मैंने 1 कर दिया कि इनके दरमियान भी एज है। इस तरह नेक्स्ट मेरे पास रो थी 1 की, तो 1 से देखें एक तो 0 की तरफ है, तो फर्स्ट रो में 0th कॉलम पे मैं आया और उसकी एंट्री को मैंने 1 कर दिया। अब देखिए 1 से 1 की तरफ कोई भी एज नहीं है, तो 1 और 1 की एंट्री को मैंने 0 कर दिया। 1 से 2 की तरफ है तो इसकी एंट्री को मैंने 1 कर दिया। अब देखिए 1 से 3 की तरफ नहीं है तो इसकी एंट्री 0 ही रहेगी। अब मैं 2 की तरफ चलता हूँ, 2 से पहला है 0 की तरफ, तो 2 और 0 की एंट्री 1 हो गई। 2 से 1 की तरफ भी एज है, 2 और 1 की एंट्री भी एज हो गई। 2 से 2 की तरफ कोई सेल्फ लूप नहीं है तो इसकी एंट्री 0 हो गई। फिर 2 से 3 की तरफ भी नहीं है तो इसकी एंट्री 0 हो गई। अब मैं 3 की तरफ चलता हूँ, 3 से 0 की तरफ एज है तो उसकी एंट्री 0 हो गई, सॉरी 1 हो गई। बाकी ना 1 की तरफ है, ना 2 की तरफ है और ना सेल्फ एज है, बाकी सारे के सारे जो एजेस हैं सॉरी एंट्रीज हैं वो 0 की 0 है। तो इस तरह आपके पास एक 2 डायमेंशनल या आप कह लो कि मैट्रिक्स अचीव होगा। जहां जहां पे भी एंट्री 1 होगी उसका मतलब है कि उन स्पेसिफिक कॉलम और रो के दरमियान जो है आपके पास एज एग्जिस्ट करता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने की। तो ये थी आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अनडायरेक्टेड में क्या है कि अगर 1 और 2 के दरमियान एक कोई भी एज है तो उसका ये मतलब है कि 1 से 2 की तरफ भी एज है और 2 से 1 की तरफ भी एज है। ये बात हम देख चुके हैं। तो दोनों स्पेसिफिक एंट्रीज में 1 1 आएगा। डायरेक्टेड ग्राफ में इसका थोड़ा सा चेंज होगा, वो भी हम देख लेते हैं क्या। तो ये आपके सामने डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में नजर आ रहा है। तो इसमें देखो आप 1 से 2 की तरफ जाते हुए तो एंट्री 1 होगी, लेकिन जब सेकंड रो में आप फर्स्ट कॉलम की तरफ देखोगे तो वहां पे एंट्री 0 रहेगी। तो इसको हम देख भी लेते हैं। तो देखिए जी 0 से कोई सेल्फ लूप नहीं है तो पहली एंट्री 0 होगी। 0 से 1 की तरफ कोई एज नहीं है तो ये भी एंट्री 0 होगी। 0 से 2 की तरफ कोई एज नहीं है तो ये भी एंट्री 0। अब 1 की तरफ देखते हैं, 1 से 0 की तरफ एज है। स्क्रीन रुकी हुई है जी सबके लिए? नहीं सर, नहीं नेक्स्ट सर आ आ गई गया। है। नो सर। नेक्स्ट आ ठीक है, 1 से 0 की तरफ एज है तो वहां पे एंट्री 1 हो गई। 1 से सेल्फ लूप कोई नहीं है तो एंट्री 0 हो गई। 1 से 2 की तरफ एज है तो एंट्री 1 हो गई। अब 2 की तरफ चलते हैं, 2 से 0 की तरफ एज है, एंट्री 1 हो गई। 2 से 1 की तरफ एज कोई एज नहीं है तो 0 हो गई, और 2 से 2 की तरफ भी कोई सेल्फ लूप नहीं है तो ये भी 0। तो ये आपकी डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में एडजेसेंसी मैट्रिक्स या 2 डायमेंशनल अरे जो भी ना इसको नाम दे लो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम देखते हैं लिस्ट के थ्रू कैसे पॉसिबल है। देखें एन एडजेसेंसी, उसको एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्राफ एज एन एरे ऑफ लिंक लिस्ट। सिर्फ एक लिंक लिस्ट नहीं होगी, पूरी अरे होगी। अच्छा कैसे होता है जी, देखें जितने भी आपके पास वर्टेक्स होंगे, से 4 हैं, तो आप 4 नोड्स की या 4 एलिमेंट्स की एक अरे बना लोगे और उनके वही नाम रख दोगे जो आपके वर्टेक्स के होंगे। लेट्स से इसमें 0 1 2 और 3 है, तो ये एक अरे बन गई 4 एलिमेंट की। अब आपने करना क्या है, आप पहले वर्टेक्स पे खड़े होंगे और उससे देखेंगे कि किस किस तरफ एज है। लेट्स से 1 की तरफ है पहला, तो यहाँ पे आप एक लिस्ट, ये नई नोड बनाएंगे जैसे लिंक लिस्ट में होती है, और वहां पे जो भी जिसकी तरफ भी जा रही होगी उसका नाम। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि 0 से 2 की तरफ भी है, तो बस एक नई नोड बनाएंगे 2 नंबर वाली और उसको पहले से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह आप देखेंगे 0 से 3 की तरफ भी है तो आप एक नई नोड बनाएंगे जिसका नाम 3 रखेंगे और उसको पहले वाले से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसी तरह जो है बाकी सारी नोड्स के लिए आप बनाएंगे और जो रिजल्टेंट आपके सामने होगी वो आपको नजर आ रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देता हूँ इलस्ट्रेशन में से। तो देखिए वही हमने काम किया, 0 1 2 3 थे तो हमने 4 एलिमेंट की अरे बना ली।
अब मैं 0 पे देख रहा हूँ पहला कि 0 से 1 की तरफ एज है, तो मैंने एक नई नोड बनाई जिसका नाम 1 रखा, तो 0 से कनेक्ट कर दूंगा। अब उसके बाद 0 से 2 की तरफ एज है, तो वही मैंने बताया था कि जहां पे लास्ट नोड एंड हो रही थी उससे आगे आप नई नोड बनाएंगे, जो भी वर्टेक्स का नाम होगा वो रखेंगे और उसको लास्ट नोड्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने लिंक लिस्ट में कनेक्ट करना देखा हो। अगेन इसी तरह 0 से 3 की तरफ तो नई नोड बनाएंगे 3 और उसको लास्ट नोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद 1 नेक्स्ट वर्टेक्स का मैंने देखना है, तो 1 से 0 की तरफ है और 2 की तरफ है, तो पहले मैं 0 वाली नोड बनाऊंगा, या 2 की बना लें, कोई मसला नहीं है, जिस तरह जिस भी हिसाब से आप चलना चाहते हैं। मैंने पहले 0 की बनाई, उसके बाद 2 की बनाई और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह 2 की और 3 की भी सारी इस तरह बन जाए। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में कर रहे हैं, और को कैसी लिंक लिस्ट, एरे ऑफ लिंक लिस्ट, कि सिर्फ एक लिंक लिस्ट नहीं है, काफी सारी हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है कि ये एडजेसेंसी लिस्ट है। तो यही दो मेथड्स हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में थी, डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में भी सेम इसी तरह होगी, लेकिन बस एजेस का हिसाब आपने रखना होगा कि 1 से 2 की तरफ है तो उसका हरगिज मतलब नहीं होगा कि 2 से 1 की तरफ भी है, अनलेस के आपको दिया गया। तो ये नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ की भी दिखाई गई है। तो वही मैंने बताया था कि लेट्स से मैं 0 पे खड़ा हूं, पहले तो मैंने देखना है कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 की मैंने अरे बना ली, तो ये आपके सामने नजर भी आ रही होगी आपको 3 की अरे। तो 0 से मैं देखता हूँ कोई भी किसी की तरफ एज नहीं है, तो ये खाली होगी लिस्ट, यहाँ कि आप कह दो कि यहाँ पे खाली से बना दी। अब मैं 1 की तरफ 1 से देखता हूँ, तो 1 से पहले 0 की तरफ है, तो मैंने एक नई नोड ऐड कर दी 0 वाली। 1 से 2 की तरफ भी है तो 2 वाली भी ऐड कर दी, और आखिर में यहाँ पे एंड हो रही थी वो मैंने नल रखवा दिया कि यहाँ पे एंड हो रही है। तो सेम इसी तरह मैंने 2 के लिए देखा तो सिर्फ एक ही नोड थी 0 के लिए, वो मैंने बनाई और उसके आखिर में भी नल रखवा दिया कि यहाँ पे लिस्ट एंड हो गई। तो ये एक कह लो कि डायरेक्टेड ग्राफ की सूरत में एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसके बाद जो ग्राफ में चीजें आने वाली हैं वो ट्रेवर्सल के बारे में। दो तरह से ग्राफ को ट्रेवर्स किया जा सकता है। एक तरीका जिसको आप BFS यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल बोलते हो, और दूसरा आपके पास DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल है। तो ये हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि BFS और DFS क्या चीज है। तो देखते हैं जी पहले BFS क्या है। अच्छा, सिमिलर टू लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री की लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करें ना, लेवल ऑर्डर क्या होता है कि लेवल बाय लेवल चले। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ। लेट्स से कि ये इस तरह हुए आपके पास ट्री है, ये इसकी A है, ये B है, ये C है, ये D, ये E और ये F। तो आपने यहाँ से स्टार्ट होना है पहले लेवल से और लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है। तो पहले आपके पास आएगा A लेवल कंप्लीट, नेक्स्ट लेवल पे लेफ्ट टू राइट B आएगा, उसके बाद C आएगा, लेवल कंप्लीट, नेक्स्ट लेवल पे D E F। तो ये इसकी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बिल्कुल इसी तरह काम करती है जैसे किसी ट्री की लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल काम करती है। तो अब हम इसको देख भी लेंगे। अच्छा जी, क्या है, स्टार्ट्स एट द रूट ऑफ द ग्राफ। अब ग्राफ में जो है ना कोई भी रूट डेजिग्नेट नहीं किया होता कि ये रूट है, जहां से आपका दिल चाहता है ना आप उसी वर्टेक्स को रूट नोड मान के जो है ना वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रूट्स नोड से जो ग्राफ की होगी कोई भी वहां से आप स्टार्ट करोगे एंड विजिट्स ऑल नोड्स, उसके बाद आप विजिट करोगे तमाम नोड्स को एट द करंट डेप्थ लेवल, कि आप करंट लेवल तक उसको करोगे। ये नहीं कि पहले A पे थे और B पे आए, B पे आप C को छोड़ के नीचे D पे निकल गए, नहीं। तो जो करंट डेप्थ लेवल पे होगा पहले उन तमाम नोड्स को विजिट करोगे। तो इसी को तो हम लेवल ऑर्डर बोलते हैं। तो वही मैंने पहले लिख दिया था कि बिल्कुल लेवल ऑर्डर की तरह ही काम करती है। अच्छा, वो कह रहा है करंट डेप्थ लेवल पे तक सबको विजिट करोगे बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट डेप्थ लेवल, और उसके बाद आप नेक्स्ट डेप्थ लेवल पे मूव करोगे। अच्छा, BFS है या DFS है, इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक विजिटेड या विजिटिंग और दूसरा एक्सप्लोरिंग। तो विजिटिंग और एक्सप्लोरिंग में फर्क समझ लो क्या है। जैसे ही आप किसी भी नोड पे या वर्टेक्स पे पहुंचते हो तो इसको हम कहते हैं कि आपने इसको विजिट किया है। अब लेट्स से कि ये नोड या वर्टेक्स जो है ना आगे 3 मजीद वर्टेक्स के साथ कनेक्ट था, और अगर आपने इन तीनों नोड्स को या वर्टेक्स को भी विजिट कर लिया है, तब हम कहेंगे कि ये जो स्पेसिफिक ये वाली नोड थी ना जिसको आपने सिर्फ पहले विजिट किया था, अब ये कंप्लीटली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है। समझ आई विजिट में और एक्सप्लोर में क्या फर्क है? जी सर। सिर्फ उस तक पहुंचना
वो कहेंगे विजिट। आगे फिर जितने मर्जी और नोड से या वर्टेक्स का कनेक्ट है उनको भी बारी बारी विजिट करना, तो हम कहेंगे कि ऊपर वाली नोड जो है, प्रीवियस नोड जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है। विजिटिंग और एक्सप्लोरिंग ये दो टर्म्स हैं, इनको याद रखने आगे है, ये काम आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, फॉर अ गिवन ग्राफ वेरियस ब्रेथ फर्स्ट सर्च या ट्रैवर्सल जो है वो पॉसिबल है। लेट्स से कि कोई एक सिंपल ग्राफ दिया गया है, तो उसमें जो है ना, ये क्योंकि मैंने बताया कि कोई रूट नोड तो है कोई नहीं, डेजिग्नेट तो है कोई नहीं। आप दो बंदे बैठे हैं, मैं कहता हूँ इसको बीएफएस इस पे अप्लाई करो, हो सकता है कि आप पहली नोड को रूट मान लो वहां से स्टार्ट लो, और आप आखिरी को मान लो वहां से स्टार्ट लो। तो काफी सारी जो है ना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के, लेकिन रूल यही है कि पहले जो करंट डेप्थ लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं, जितने भी वर्टेक्स हैं, सबके सबको विजिट करो, एक्सप्लोर करो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मूव करो। अच्छा, एनी वर्टेक्स कैन बी स्टार्टिंग वर्टेक्स, ये मैंने बता दिया है। अच्छा, फर्स्ट विजिट एनी वर्टेक्स, पहले आप सिंपल विजिट करोगे, देन एक्सप्लोर इट कंप्लीटली, फिर उसको कंप्लीटली एक्सप्लोर करोगे और फिर मूव करोगे नेक्स्ट वर्टेक्स पे। क्या है हम इसको देख लेते हैं। देखिए जी, आपके सामने जो है ना एक ग्राफ दिया गया है, स्क्रीन शो हो रही है सबको ग्राफ वाली? जी सर। जी सर, श्योर। ये ठीक है, तो इसमें जो है ना, लेट्स से कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 0 से। अच्छा, पहली बात तो आपने याद रखना है कि बीएफएस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है ना, वो क्यू है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि बीएफएस में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है और डीएफएस में कौन सा होता है। तो आपने याद रखना कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो है ना, वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर आपका यूज हो। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? किसी भी नोड को आप रेंडमली सिलेक्ट कर लो। लेट्स से कि मैंने 0 कर लिया, तो आप क्या करोगे, एक जो है ना विजिटेड का अरे मेंटेन करोगे, या आउटपुट जहां पे आपने शो करनी है वो मेंटेन करोगे। तो जैसे ही आप किसी भी नोड को सिलेक्ट करोगे, उस पर पहुंचोगे, तो हम कहेंगे कि हमने इसको विजिट कर लिया। तो आप विजिटेड वाली लिस्ट में उसका नंबर डाल दोगे, लेट्स से कि मैंने 0 डाल दिया। और सेम उसी वक्त आप जो आपने क्यू डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, उसमें भी उस नोड को आप इन क्यू या पुश कह दो, वो कर दोगे। बस ये स्टेप है, बाकी सारे स्टेप जो है ना रिपीटिंग स्टेप्स। विजिट करना है और क्यू में इंसर्ट कर देना। उसके बाद क्या करोगे, अगले सारे स्टेप्स रिपीटिंग है। क्या रिपीटिंग है? क्यू डाटा स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट मौजूद है उसको पॉप करो, यानी कि उसको निकालो, रिमूव करो। लो जी, 0 को मैंने रिमूव कर दिया। फिर उसको एक्सप्लोर करो। 0 को मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे पता चला कि इससे मैं 1 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ। 1 आपने विजिट कर लिया, इसको विजिट वाले आउटपुट में शो कर दिया। 2 आपने विजिट कर लिया, 2 वाले में शो कर दिया। बिल्कुल उसी तरह क्यू में फिर आप इन दोनों को जिनको विजिट करोगे पुश कर दोगे। लो जी, दूसरा स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। फिर वही रिपीटिंग स्टेप है, क्यू में जो भी मौजूद है उसको निकालो, पॉप करो। तो क्यू आपको पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के उस पर काम करती है। तो पहले हमने 0 निकाल लिया, तो उसके बाद 1 आया था, तो नेक्स्ट टाइम आपका 1 जो है वो पॉप होगा। तो लो जी, 1 पॉप हुआ। तो अब वो कहता है कि पॉप करने के बाद उसको एक्सप्लोर करो। अब मैं देखूंगा कि 1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ। 0 से तो मैं आया हूँ, यहाँ तो मैंने जाना नहीं है। 2 से मुझे जाना है, 2 में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो इसको मैं अगेन नहीं लिखूंगा। फिर मैं 1 से 3 की तरफ जा सकता हूँ। तो ठीक है जी, लो जी, मैंने 3 को विजिट भी कर लिया, और जैसे मुझे पता है जैसे मैंने विजिट करना है क्यू में उसको इंसर्ट कर देना, तो क्यू में इंसर्ट भी कर दिया। थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अगेन रिपीट, जो भी क्यू में मौजूद है उसको आप पॉप करो। तो 2 मौजूद है जी, 2 को पॉप कर लो, कर लिया जी। अब देखो 2 पे, अब 2 को एक्सप्लोर करना है। 2 से कहाँ जा सकता है? 0 से तो मैं ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। 2 से मैं अगेन आप 4 पे जा सकता हूँ। ठीक है जी, मैंने 4 को विजिट किया, विजिट वाले उसमें डाटा स्ट्रक्चर में लिख दिया, और मुझे पता है जो मैं विजिट करता हूँ वही मैंने जो है सेम क्यू में भी इंसर्ट करना, तो वो भी मैंने क्यू में इंसर्ट कर दिया। तो लो जी, उसके बाद अगेन रिपीटिंग स्टेप है, जो भी क्यू में मौजूद है उसको पॉप करो। लो जी, मैंने 3 को पॉप किया, इसको एक्सप्लोर करना है। तो मुझे पता चला सारे इसके जो है ना वो ऑलरेडी विजिट किए जा चुके हैं, तो सिंपल इसको आप कंप्लीट जो है वो डेजिग्नेट कर दो। अगेन रिपीटिंग स्टेप, क्यू में जो भी मौजूद है उसको पॉप करो। 4 को मैंने पॉप किया जी, उसको एक्सप्लोर करो, इसके भी तमाम के तमाम ऑलरेडी जो है वो विजिट हो चुके हैं। तो दैट्स इट। तो ये आपकी जो है दिए गए ग्राफ की सूरत में ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एक पॉसिबल कह लो कि ट्रेवर्सल। यदि आप 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4, तो अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करो, तिरछा करो, तो आप इसको रूट मान लो। तो अब मैंने बताया था कि लेवल ऑर्डर है, 0 से स्टार्ट करोगे, सेकंड लेवल को विजिट करोगे,
फिर थर्ड लेवल। तो वही इसी तरह होगा, देखो 0 1 2 3 4। ठीक है, समझाइए कैसे काम करती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जी सर। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला ये है कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो ट्रेवर्सल है उसको डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल या डीएफएस भी बोला जाता है। इसमें जो पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि ये किसी भी जैसे ट्री की प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होती है बाइनरी सर्च ट्री में, तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसमें भी आप वही दो टर्म्स आप देखोगे, विजिटेड और एक्सप्लोरिंग। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि विजिटेड क्या है और एक्सप्लोरिंग क्या है। तो देखें स्टार्ट कैसे स्टार्ट करना है, बाय पुटिंग एनी वन ऑफ द ग्राफ्स वर्टेक्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमें पता चल गया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज होगा। कहीं से भी स्टार्ट करोगे और उसको आपने स्टैक में पुश कर देना। टेक द टॉप आइटम ऑफ द स्टैक। अब ये स्टेप्स बता रहे हैं, रिपीटिंग स्टेप्स। उसके बाद पुश करने के बाद क्या करोगे, जो भी स्टैक के टॉप पे होगा उसको आप पॉप करोगे एंड ऐड इट टू द विजिटेड लिस्ट, और उसको विजिटेड लिस्ट में ऐड कर दोगे। इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। चलो चलिए देखें। तो इसमें जो पहली बात है वो ये है कि क्या कहते हैं, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा। तो लेट्स से कि जो है ना मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें वो मुझे कहता है कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले उसको स्टैक में पुश कर दो। तो लो जी, मैंने जो है ना 0 को स्टैक में पुश कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना रिपीटिंग स्टेप। क्या रिपीटिंग स्टेप है जी, स्टैक में जो भी मौजूद है टॉप पे उसको रिमूव करो और उसको विजिटेड में डाल दो। तो 0 मेरे पास मौजूद है, तो मैंने इसको पॉप किया और विजिटेड में डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं देख इसको मैंने विजिट, अब इसको कंप्लीटली मैंने एक्सप्लोर करना है। अब मैं देखूंगा कि 0 से कहां कहां जाया जा सकता है। तो देखो जी 1 पे जाया जा सकता है, 2 पे जाया जा सकता है और 3 पे जाया जा सकता है। तो आप किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हो। तो लो जी, मैंने जो है ना पहले 1 को विजिट किया, मैंने 1 स्टैक में डाल दिया। 2 को विजिट किया, 2 को स्टैक में डाल दिया। और 3 को विजिट किया तो 3 को स्टैक में डाल दिया। अब अगेन वही रिपीटिंग स्टेप, स्टैक के टॉप पे जो भी मौजूद है उसको जो है ना आपने पॉप करना है। तो स्टैक के टॉप में क्या होगा इस वक्त, 1 3 होगा। 3 है सर। ठीक है, 1 नहीं होगा अभी, ये बात याद रखनी है। तो आप 3 को जो है ना वो रिमूव करोगे। जी सर, और लास्ट इन फर्स्ट आउट है सर। हाँ 3 को आप रिमूव करोगे, 3 को यहाँ पे विजिट में डाल दोगे। और आप 3 से अब देखोगे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। 3 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, 0 ऑलरेडी स्टैक में मौजूद है। 2 में जा सकता हूँ, 2 भी ऑलरेडी स्टैक में मौजूद है। और मैं कहीं जा सकता हूँ, तो 3 कंप्लीटली मेरा हो गया। अब देखो, जैसे ही किसी भी नोड को आप कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लेते हो तो आपने बैक जाना है। और बैक मुझे कहां से पता चलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक। बस जो टैब उसके पीछे आपने वापस बैक ट्रैक करना है। तो आप स्टैक को देखोगे, स्टैक के टॉप पे जो भी है उसको आप जो है ना रिमूव कर लो। तो लो जी 2 को मैंने रिमूव किया, रिपीटिंग स्टेप है। जैसे आप रिमूव करोगे विजिटेड पे डालोगे। और उसके बाद आप देखोगे 2 से मैं कहां कहां जा सकता हूँ। 0 ऑलरेडी मैं विजिट कर चुका हूँ, 3 भी कर चुका हूँ और 4 पे जा सकता हूँ। तो 4 को मैंने स्टैक में डाल दिया और 2 को मैंने कह दिया कि मैंने इसको, अच्छा हाँ अब इसको मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट, तुम इसको अरेज कर लो। देखिए 0 से मैंने स्टार्ट किया, स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद मैंने इसको पॉप किया, विजिटेड में 0 रख दिया। और उसके बाद देखें, इसको मैंने अब एक्सप्लोर करना है। 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। आप किसी भी ऑर्डर में इसको पुश कर सकते हो। तो लेट्स से मैंने 1 2 और 3 में कर लिया। अब आप टॉप ऑफ द स्टैक उसको रिमूव करोगे। तो मैंने 3 को रिमूव कर लिया। अब आप देखो 3 से मैं कहां जा सकता हूँ, 0 भी ऑलरेडी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, तो ये भी ठीक है। ये तो सारा कुछ ठीक था यहाँ तक। अब मैं वापस आया, 2 को मैंने निकाला, 3 जा चुका है। 2 से मैं 0 में भी जा सकता हूँ, 3 पे भी जा सकता हूँ, ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 पे मैंने जाना है। तो 4 को जैसे मैं पुश करूंगा, अब देखिएगा उसके बाद जब मैंने पॉप किया तो 4 किया, तो लेकिन उसके बाद उससे पहले मैंने जो है ना 2 को अगेन पुश करना है। समझाइए इस चीज की।
क्यों सर, इसको क्यों पुश कर दें दोबारा? नहीं सर, देखे ना, अभी 2 को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, जी जी बिल्कुल, 2 पर नहीं गया अभी तक। नहीं जा चुका हूं, लेकिन 2 से मैं आगे निकल चुका हूं। हो सकता है कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे पता चला कि 2 से मैं कहीं और भी जा सकता हूं। इसी तरह जब मैं 3 को आया था, 3 को भी मैंने पुश किया है अगेन, तो दोनों पुश होंगे। सर 3 को आपने पुश किया है तो उसके बाद 2 को क्यों नहीं आपने विजिट में डाला? विजिटेड में जी लो जी, डाल दिया, ये लो। ठीक है, तो अब वो दोनों उसके करेगा ना, 0 और 1 तो पहले ही हो चुके हैं, 0 और 3 तो वो सिर्फ 4 पे आएगा, दोबारा 2 की जरूरत तो नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन हम करेंगे, बेशक जरूरत नहीं है, हम करेंगे फिर भी। देखो, अब यहां से समझ लो, जैसे ही मैं 0 से स्टार्ट मैंने लिया तो मैंने इसको विजिटेड में डाल दिया और मैं नीचे चला आया, तो नेक्स्ट मेरे पास था 3, यानी कि जितने में पहुंच सकता था वो मैंने सारे स्टैक में डाल लिया और मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया 3। अच्छा, 3 को मैंने विजिटेड पे डाला। अब मैं 3 से जैसे ही 2 पे मूव करने लगूंगा ना, इस 3 को मैं दोबारा से स्टैक में पुश करके जाऊंगा, फिर मैं 2 पे आऊंगा। अब 2 विजिट हो गया, मैंने 2 लिख लिया। अब उस 2 के बाद मैं जैसे ही 4 पे आऊंगा ना, इस 2 को भी मैं स्टैक में पुश करके आऊंगा, यानी कि नीचे 3 पड़ा होगा, उसके ऊपर अब 2 आ गया। और जैसे ही मैंने 4 विजिट किया, मैंने 4 यहां पे लिख लिया। अब देखो, 4 के बाद मैं आगे कहीं भी नहीं जा सकता। अब 4 कंप्लीटली एक्सप्लोर्ड हो गया, अब मैंने पीछे जाना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी नोड पे जाना है? कौन बताता है मुझे? 2 पे जाएंगे सर जी। 2 पे जाएंगे ना, 2 कहां से मिलेगा मुझे? 2 कहां से टैग मिलेगा? बताएगा। ट्रैक की टॉप पे, तो इसको मैं 2 दफा पुश करवाऊंगा, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नहीं समझा इसको? नहीं समझ आई सर। मैं इसको सिंपल करके समझाता हूं। असल में ये स्टैक जो है ना, ये लीनियर बना हुआ है, इसलिए लो जी, मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। करंटली जो है ना आपके पास स्टैक खाली है। एल्गोरिथम कहता है कि किसी भी नोड को सिलेक्ट कर लो। लेट्स से कि मैंने 1 को कर लिया, जिस भी नोड को सिलेक्ट करना है स्टैक में पुश कर दो, तो लो जी मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब आगे सारे रिपीटिंग स्टेप्स हैं। स्टैक के टॉप पे जो भी मौजूद है उसको पुश पॉप करो, पॉप किया और विजिटेड वाले में डाल दो, डाल दिए। अब इसको एक्सप्लोर करना है, तो देखो 1 से मैं जा सकता हूँ 0 पे, तो जैसे ही वो कहते हैं नए आप किसी भी नोड पे पहुंचोगे ना, उसको आपने स्टैक में पुश कर देना है। तो लो जी मैंने स्टैक में पुश कर दिया 2, सॉरी 0। ठीक है, अब अगेन रिपीटिंग स्टेप है कि स्टैक के टॉप पे जो भी है उसको रिमूव करो। लो जी 0 को मैंने रिमूव किया, विजिटेड वाले में डाला। ठीक है जी, अब आप 0 को एक्सप्लोर करोगे कि 0 से मैं कहां जा सकता हूँ। लेट्स से चलो जी मैं पहले पहुंचा 2 पे, तो 2 जैसे मैं नए किसी भी नोड पे पहुंचूंगा मुझे उसको स्टैक में पुश करना है, तो 2 को मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अगेन रिपीटिंग स्टेप, स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा है उसको पॉप करो। लो जी 2 को मैंने पॉप किया, विजिटेड पे डाला, और अब 2 को मैंने मजीद एक्सप्लोर करना। 2 से लेट्स से कि मैं 3 पे पहुंच गया। अगेन रिपीटिंग स्टेप है, जब भी आप नए किसी भी नोड पहुंचोगे उसको स्टैक में पुश करो। लो जी मैंने 3 को पुश कर दिया। फिर वो कहता है कि जो भी स्टैक के टॉप पे है उसको रिमूव करो। लो जी मैंने 3 को रिमूव किया, विजिटेड वाले पे डाला। ठीक है, सर। हाँ। अब देखो, अब 3 जो है ना, 3 से आगे मैं कहां जा सकता हूँ? 0 पे जा सकता हूँ, 0 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। और 3 से जो है मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 से तो मैं अभी आया हूँ। अभी अगर मैं डबल पुश नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 के बाद मैंने कहां जाना है? बताओ। जी 2 दफा पुश करना पड़ेगा, तो साइकिल अब पुश बनेगी। करना पड़ेगा। अब देखो स्टैक के टॉप पे कुछ है ही नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे? सर कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी पुश करने की, फिर आप 3 को और 0 को दोबारा पुश क्यों नहीं कर रहे? कहां पे नहीं किया 0 को? सर 2 से तो 0 भी विजिट हो रहा है ना दोबारा। कहां पे मुझे बताएं। सर आप 2 को जो दोबारा पुश कर रहे हैं,
जी सर जी, वही कह रहा हूँ कि बाकी एलिमेंट्स को दोबारा पुश क्यों नहीं कर रहे? सबको करता आया हूँ। नहीं सर, दोबारा की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा आप 2 को पुश कर रहे हैं। अच्छा देखें, अभी मैं जो पहले तरीका कर रहा था उसे मैं करके दिखाता हूँ। 0 से स्टार्ट किया मैंने, ये 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। जी सर। लो जी, मैंने स्टैक में पुश कर दिया 1 को, ये लो जी करती। अब इसको मैंने एक्सप्लोर करना है, तो मैं पहुंचा 0 पे, ठीक है। जी सर। पहले मैंने इसको 1 को निकाला और इसको विजिट में डाल दिया। अब मैं पहुंचा ठीक है 0 सर। पे। अब 1 वाला जो है ना कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है। तो जैसे मैं 0 पे पहुंचा, इसको मैंने अगेन पुश कर लिया, ठीक है जी। और ये विजिट में भी आ गया 0 वाला। अब मैं जैसे ही 0 से 3 पे मूव करूंगा, मैं 0 को अगेन पुश करके जाऊंगा। फिर मैं 3 पे पहुंचा, तो लो जी, मैं 3 को विजिटेड में डाल रहा हूं। अब जैसे ही 3 के बाद मैं 1 पे जाऊंगा, मैं 3 को अगेन पुश करवा के जाऊंगा। और फिर मैं 1 पे गया, फिर मैंने 1 विजिट पे डाला, या 2 है, जो भी है 2 है। और उसके बाद जैसे ही 2 से मैं 4 में जाऊंगा, मैं अगेन 2 को पुश करवा के फिर 4 में जाऊंगा। अब मुझे वापसी का पता चलेगा कि 4 से मैं वापस किस में जाना है, वो मुझे बताएगा टॉप ऑफ द स्टैक के 2 पे जाओ। 2 को मैंने रिमूव किया, 2 पे चला गया। और अब देखो, अगर 2 से लेट्स से कि यहाँ पे कुछ 6 वाला होता, तो फिर मैं 2 से मैं देखता कि ये तो मैं विजिट कर चुका हूँ, ये भी कर चुका हूँ, ये मेरा रहता है, तो मैं 2 से 6 पे जाता, 6 को मैं विजिटेड में डालता, और उस जाने से पहले 2 को अगेन में यहाँ पे पुश करवा के जाता, ताकि वापसी मुझे पता चल जाए कि मैंने जाना कहाँ है। जैसे ही आप करंट नोड को छोड़ के किसी नेक्स्ट नोड पे मूव करोगे, उसको स्टैक में पुश करवा के जाओगे। ये बस यहाँ पे फंडा है। जी सर, पाथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं सर। तो वापसी भी आप बैक ट्रैक भी तो रखना है ना, जाओगे कैसे जब आकर स्टैक ही आपने खाली कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा। जैसे यार फंक्शन कॉल होती है, जी रिकर्जन होती है, वही चीज हो रही है ना। आप देखो, 2 से कॉल किया आपने 4 को, तो जब आप वापस जाओगे आपको कैसे पता चलेगा मैंने 2 पे जाना है, आप तो 3 पे चले जाओगे। जी सर, पाथ को रिकॉग्नाइज करता है ये। रिकॉग्नाइज करने के लिए, बिल्कुल। तो असल तरीका ये है, आपने जैसे किया है वो, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो जैसे एक्चुअली ये काम करता है इसका एल्गोरिथम, वो ये है कि नेक्स्ट पर मूव करने से पहले जिस पे करंटली होता है ना, उसको पुश करवा के जाता है। देखो, इसी मकसद के लिए हमने रिकर्जन में देखा था कि स्टैक यूज होता है, ताकि जब आप रिटर्न कर रहे हो कॉल से, तब आपको पाथ का पता चल जाए कि लास्ट टाइम आपको कॉल कहां से हुई थी। और सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्लियर अब ये। जी सर, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा देखें जी, स्पैनिंग ट्रीज ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसको हम देख लेते हैं। क्या होता है स्पैनिंग ट्री, पहले ये देखें। सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ, किसी ग्राफ का सब ग्राफ यानी कि पार्ट होगा। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हैविंग ऑल द वर्टिसेस। जो ओरिजिनल ग्राफ में वर्टिसेस होंगे, लेट्स से कि 6 हैं, तो इस स्पैनिंग ट्री में भी 6 ही वर्टिसेस होंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन देखें, बट वर्टिसेस -1, यानी कि जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उससे एक कम एजेस होगा। ये स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन है कि ऐसा सब ग्राफ है किसी ग्राफ का जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस तो पूरे होते हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ एजेस जो है, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, उससे एक कम हो। ये क्यों होता है, ताकि साइकिल ना फॉर्म हो सके। स्पैनिंग ट्री का सबसे बड़ा जो कह लो कि एप्लीकेशन वो यही है कि आपने ग्राफ में ये पता चलाना है कि साइकिल है या नहीं, सो दैट नो साइकिल कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, सर ये बात आपने स्पैनिंग याद ट्री जो रखनी है। जी जी, सर स्पैनिंग ट्री हम मोस्टली जो है ना नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं कि हम जब वो राउटर के लिए अलहदा वो बनाते हैं ना लिंक, जी जी, ताकि हम लूप में ना फंसे, उसके लिए स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है वो, MST, बिल्कुल। लो कास्ट आपने ढूंढना होता Disaster algorithm. है। हाँ, अच्छा देखें जी, हाँ बिल्कुल, ये डायग्रास्टर पे काम करता है। ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, स्पैनिंग ट्री के लिए जरूरी है कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए।
अगर आपके पास कंपोनेंट में डिवाइडेड है स्पैनिंग ट्री, सॉरी ग्राफ, तो उसमें से स्पैनिंग ट्री फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्पैनिंग ट्री के साथ ही एक दूसरी टर्म आपके पास है मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसको MST भी बोला जाता है। ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। स्पैनिंग ट्री ये है एक ऐसा स्पैनिंग ट्री है दैट हैज द मिनिमम वेट अमंग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। अच्छा, ग्राफ में ना वेट भी पॉसिबल है। कैसे वेट पॉसिबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से ये आपके पास एक ग्राफ है A B C और D। अब इसमें A से B पे पहुंचने की कोई भी कास्ट हो सकती है। लेट्स से कि मैंने कह दिया 5 है। A से C पे पहुंचने की 4 कास्ट हो सकती है, C से D पे 3 और B से D पे 6। अब ये कास्ट कुछ भी हो सकती है, किलोमीटर हो सकते हैं, नंबर ऑफ हॉप्स हो सकती है, जैसे नेटवर्क में हम लेते हैं, कुछ भी हो सकती है। ये कास्ट है, कोई एक यूनिट है। तो ये बता रहा है कि अगर A से B पे मुझे जाना है ना, तो 5 यूनिट जो है ना मुझे लगेंगे। अब ये यूनिट क्या है वो उसको हम नहीं देखते। तो अब इसमें से जो है, अभी आप आगे इलस्ट्रेशन में देखोगे कि एक ग्राफ में जो है ना काफी सारे स्पैनिंग ट्री निकल सकते हैं। यानी कि अभी देखो ना 4 इसमें वर्टेक्स हैं, तो वो मुझे कहता है कि 4 वर्टेक्स हों और 4 माइनस 1 यानी कि 3 एज हो। तो ऐसे ग्राफ को जो है ना आप स्पैनिंग ट्री बोल सकते हो। तो लेट्स से अभी मैं बना लेता हूँ 2-3। तो एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया, 2 हो गए, ये 3 हो गए, और इसी तरह 2-4 इसके और बन सकते हैं। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि एक ग्राफ में जो है ना एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। तो उनमें से जो है ना मैंने एक ऐसा स्पैनिंग ट्री निकालना है जिसकी कास्ट कम से कम हो। और कास्ट कम से क्या मुराद है, देखो इसकी कास्ट है 3, इसकी 4 और इसकी 5। तो मैंने ये ऐसा स्पैनिंग ट्री लेना है जिसमें ये 3 एज शामिल हो, ताकि उसकी टोटल कास्ट 3, 4, 7 और 5 12 आ सके। अब इसके अलावा कोई भी मैं लूंगा ना उसकी कास्ट 12 से ज्यादा होगी। लेट्स से मैं ये 3 लेता हूँ, 5, 4 और 6, तो इसकी मुझे मिलेगी 15 कास्ट। लेट्स से मैं ये 3 लेता हूँ, 5, 6, 11 और 3 14। तो इनमें से आप देखो 12 वाला जो है ना वो मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री है। तो ये वो बता रहा है कि मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, लेकिन आप उनसे ऐसा ढूंढना है जिसकी कास्ट कम से कम, तो बस वही मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। कैसे फाइंड करते हैं, 2 तरीकों से पॉसिबल है। एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम और एक प्रिम्स एल्गोरिथम। इनमें से प्रिम्स जो है वो मेरे ख्याल में डाइकेस्ट्रा पे ही काम करता है। इसको हम इंशाल्लाह जब एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे देखेंगे। ये आपके सामने एक 4 वर्टेक्स वाला ग्राफ नजर आ रहा होगा, और इसमें जो पॉसिबल इसके स्पैनिंग ट्रीज हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। तो इनमें से जो है ना मिनिमम कास्ट स्पैनिंग ट्री वो नीचे आपको दिखाया गया। अच्छा, अब ये देख लेंगे हमेशा जो है ना ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री एग्जिस्ट करे। यानी कि लेट्स से कि इसकी टोटल कास्ट निकल रही है 1 और 3, 4 और 2, 6। हो सकता है कि बिल्कुल सेम जो है ना स्पैनिंग ट्री आए। लेट्स से कि इस तरह कोई आ सकता है आपके पास, लेकिन और उसकी कास्ट भी मतलब 6 होगी। लेट्स से कि इसकी 2 है, इसकी 3 और कोई एक और लगा लो, कोई इस तरह करके, कोई भी और कोई इस तरह करके, क्योंकि ये तो 3 हो गए ना, 4 होंगे जब, तो उसकी टोटल कास्ट भी 6। तो अगर आपको ऐसा दिखे कहीं पे कि यार स्पैनिंग ट्री जो है ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री 1 से ज्यादा निकल रहे हैं, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब निकल सकते हैं आपके पास इलस्ट्रेटिकली, लेकिन जब आप उसकी कास्ट फाइंड करोगे ना वो हमेशा एक ही निकलेगी। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी भी ग्राफ में एक ही होता है। हाँ, उसकी इलस्ट्रेशन 1 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कास्ट उसकी जो है ना मिनिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, इसको इंशाल्लाह हम फाइंड करना देखेंगे। तो ये हमारा ग्राफ का था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैशिंग क्या है। अच्छा जी, क्या है हैशिंग, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताएगी क्या चीज है हैशिंग? सर डेटा हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है सर। डाटा हाइड करने के लिए? डेटा स्ट्रक्चर किसे हाइड है। करना है? हैशिंग सर ये हैशिंग एक डाटा स्ट्रक्चर है जो किसी डेटे को जो है उसकी रिप्रेजेंट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करता है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर तो है। सर यूज करते हैं सर हम इसमें सर फास्ट सर्चिंग के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए सर उसके ना पॉइंट्स बना देते हैं, उसकी मतलब जो है ना उसके कुछ सर पोर्शन बना देते हैं। यू कैन से दैट उस हर पोर्शन को एक नंबर इंडेक्स भाई, उसको
इंडेक्स को इंडेक्स को अगर की जाए तो हैशिंग बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हैशिंग जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, पहली बात तो आपने ये क्लियर करनी है। इसके अंदर जो यूज होता है अरे यूज होती है जिसको आप हैश टेबल बोल देते हो, वो डाटा स्ट्रक्चर है। हैशिंग एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? सर्चिंग टेक्निक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सर्चिंग टेक्निक जो है ना वो आपके पास हैशिंग है। जहां आप चाहते हो कि आप बहुत फास्टली आपने डाटा सर्च करना है तो वहां पे हैशिंग यूज होती है। और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा डाटा जो है एक्सेस करने का जो टाइम है वो कांस्टेंट टाइम, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 कह लो कि ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम में ये आपको सर्च करके देता है। कैसे सर्च करके देता है वो हम देखेंगे। ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम, हम एग्जैक्टली कांस्टेंट तो नहीं कहते लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम, तो हम देखेंगे कैसे करता है। तो हैशिंग आपने याद रखना है कि एक सर्चिंग टेक्निक है जो कि आपको कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट जो है बताती है कि सक्सेसफुल सर्च है या अनसक्सेसफुल सर्च। चलो जी हम हैशिंग को शुरू करते हैं, फिर हम आगे हैशिंग टेबल को भी देखेंगे। देखेंगे हैशिंग क्या है। हैशिंग इज अ टेक्निक or process of mapping keys and values into the hash table by using a hash function। इसमें अब 2-3 चीजें हैं। पहली है जी हमारे पास कीज क्या होती हैं, एक मिनट में पेंसिल सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आया कि हैश टेबल क्या होता है, और तीसरा हमारे पास आया कि हैश फंक्शन क्या होता है। कीज जैसे हमने सर्चिंग के दरम्यान पढ़ा था कि कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है जो आपको सर्च करना रिक्वायर्ड होता है, जैसे आप प्राइमरी की हो जाती है उसको हम कहते हैं कि कीज है। तो इसकी ऐसी चीजों को बोलते हैं कीज जिनकी बिना पे आप अपने सर्चिंग करनी है, जो कि आपको डाटा स्टोर भी करवाना है, जिनकी बिना पे आप सर्चिंग कर सकते हो, उनको उन्हीं को हम बोलते हैं कीज। हैश टेबल एक ऐसी अरे है जिसमें आपने कीज को स्टोर करवाना है, और हमें पता है कि अरे का जो एक्सेस टाइम है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए जो है ना हैशिंग कांस्टेंट टाइम में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से इंडेक्स पे आपकी की मौजूद है? अगर आप लीनियरली ट्रेवर्स करना शुरू कर दो तो फिर तो वो कांस्टेंट टाइम में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि आपका डाटा जो है ना फला इंडेक्स पे मौजूद है और आप वहां पे डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हो? वो पॉसिबल होता है हैश फंक्शन से। आपके पास एक फंक्शन होगा, उसमें आप अपनी की वैल्यू को इंसर्ट करोगे, पास करोगे पैरामीटर के थ्रू, तो हैश फंक्शन आपको रिटर्न करेगा कि आपकी वैल्यू फला जगह पे स्टोर होगी, और वो वहां पे एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जो है ना हैश टेबल में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह जब आप सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट सर्च नहीं करोगे, आप अपनी सर्चिंग की जो पैरामीटर होगा वो हैश फंक्शन को ही पास करोगे। हैश फंक्शन आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपकी जो सर्चिंग वाली है वो टेबल में इस जगह पे मौजूद होगी। आप डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच जाते हो, अगर तो मिल सक्सेसफुल सर्च हो जाती है, अगर नहीं इस तरह से हम इसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम में आपको सर्चिंग प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती, क्योंकि कुछ टाइम उस हैश फंक्शन को कैलकुलेट करते हुए लगता है। तो इस तरह ये टेक्निक है हैशिंग की। इसमें लिखा हुआ है कि इट इज डन फॉर फास्टर एक्सेस टू एलिमेंट, तो मैंने बता दिया कि फास्टर एक्सेस कैसे होता है कांस्टेंट टाइम में। दूसरा देखिए द एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग, ये मैपिंग कहते हैं कि हैश फंक्शन को आपने वैल्यू पास करनी है और हैश फंक्शन आपको बताएगा कि आपने कहां पे स्टोर करवानी है, इसको बोल रहा है मैपिंग। द एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द हैश फंक्शन यूज्ड, कि आपने फंक्शन कौन सा यूज किया है इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ये टेक्निक कितनी यूजफुल होगी, कितनी पावरफुल होगी। यानी कि हमें पता चल गया कि हैशिंग फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल है, उसको हम देखेंगे। अच्छा इसको नीचे वाले एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा उस आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हैश की क्या है। हैश की आल्सो नोन एज हैश वैल्यू और हैश कोड, मुख्तलिफ नामों से इसको आप देखोगे। क्या होती है देखें, इज अ फिक्स्ड साइज, हमेशा याद रखना कि फिक्स्ड साइज होगी। इनपुट आप इसको जो मर्जी दो, 200 लफ्जों की दो, लेट से 200 वर्ड्स की। अगर आपके हैश फंक्शन ने एक मतलब प्री डिफाइंड नंबर दिया हुआ है ना कि 4 बाइट का, तो आपको हमेशा 4 बाइट की ही फिक्स्ड साइज एक की मिलेगी। बेशक आप इसको 2 बाइट की दोगे, दो वर्ड की भी दोगे कोई वैल्यू, ये आपको उसको कन्वर्ट करके 4 बाइट में ही देगा, यानी कि प्री डिफाइंड होती है उतनी ही ये देगा, इररिलेवेंट कि आप इसको इनपुट जितनी मर्जी बड़ी छोटी दे रहे हो। फिक्स्ड साइज न्यूमेरिकल हो सकती है या अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन जनरेटेड बाय हैशिंग एल्गोरिथम। इनपुट आपने हैश फंक्शन को दी, लेट से ये हैश फंक्शन है, उसने जो आपको आउटपुट दी है वो हैश की होती है। अभी इसको हम आगे देख लेंगे। अच्छा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनपुट डाटा, जो आप इनपुट पास करोगे हैश फंक्शन को उससे ये डिराइव की जाती है। इनपुट क्या हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई भी फाइल हो सकती है, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज हैशिंग। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हैश की
हासिल की जाती है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली हैशिंग। तो ये हैश की आपको पता चल गया कि इनपुट देंगे जो आपको वैल्यू मिलेगी जिसकी बिना पे आपने स्टोरिंग भी करनी है और सर्चिंग भी करनी है, उस की को बोलते हैं हैश की। तो देखें जी हाउ हैशिंग वर्क्स, कैसे वर्क्स करती है। देखिए इनपुट होगा पहले नंबर पे, कोई ना कोई आप इनपुट दोगे, हैश फंक्शन होगा दूसरे नंबर पे। ये इनपुट आप इस हैश फंक्शन को पास करोगे, ये प्रोसेस करके आपको एक की देगा और उस की को जो है ना आप एक टेबल में जो है ना स्टोर करवा दोगे और उसके अगेंस्ट कोई भी आपका डाटा हो सकता है। तो इस तरह से काम करता है। इनपुट होगी, हैश फंक्शन को पास करोगे, हैश फंक्शन आपको आउटपुट रिटर्न। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए जी हमने पहले देखा कि सर्चिंग के लिए यूज होती है। तो उससे पहले जो हमारे पास सर्चिंग की सिर्फ टेक्निक्स थी, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हमने देखा था कि हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है। तो इसको हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया था ट्रांसपोजिशन से और मूव टू हेड से, लेकिन स्टिल जो है ना हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, लीनियर टाइम। फिर हमने दूसरी सर्चिंग टेक्निक्स देखी थी बाइनरी सर्च, और उसमें हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक जो हमने पढ़ी थी उसमें सबसे फास्टेस्ट जो सर्च थी वो बाइनरी सर्च ही है। इससे जो फास्टेस्ट टाइम है वो कौन सा है, अगर आप वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला चार्ट देखो ना, उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टाइम बचता है। तो यस हम चाह रहे हैं कि ऐसी सर्चिंग हमें मिल जाए जो हमें कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट प्रोवाइड करे। अच्छा अब ये कैसे पास करना, लीनियर सर्च आप लेट्स से कि आपके पास ना ये की देखें, तो हमने देखा था कि सिंपल अरे में आप इनको पुट कर देते हो और आपने सर्च करनी है। लेट्स से कि मैं 15 वैल्यू सर्च करता हूँ, ये लीनियर की एग्जांपल है। तो पहले आइटम को देखेगा क्या ये 15 है, नहीं, नेक्स्ट मूव कर जाएगा, क्या ये 15 है, नहीं। 6 को देखेगा क्या ये 15 है, नहीं। 10 पे मूव कर जाएगा, क्या ये 15 है, नहीं। 15 पे मूव कर जाएगा, क्या ये 15 है, यस। तो ये आपको ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा। लेट्स से 0 1 2 3 4 था, उसने 4 इंडेक्स जो है रिटर्न कर दिया कि आपकी वैल्यू 4th इंडेक्स पे पड़ी है। अच्छा लेट्स से कि मैं अब 19 को सर्च करने लगा लीनियर में, 8 से देखेगा क्या ये 19 है, नहीं। 3 19 है, नहीं। 6 19 है, नहीं। 10 19 है, नहीं। 15 19 है, नहीं। 18 19 है, नहीं। 4 19 है, नहीं। इवन के लिस्ट खत्म हो जाएगी। ये आप अनसक्सेसफुल का केस था। तो इसमें प्रॉपर जो है ना आपका जितने भी एलिमेंट थे यानी कि n एलिमेंट आपका लगा, तो इसलिए हम कहते थे कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है। बाइनरी सर्च क्या करती थी, लेट्स से कि जो है ना मैंने 4 वैल्यू सर्च करनी, तो वो क्या करती थी कि वो डिवाइड करती थी इस पूरी अरे को, मिड फाइंड करती थी। लेट्स से उसने 8 फाइंड किया, उसके बाद वो देखती थी कि जो आपने वैल्यू सर्च की है वो 8 से छोटी है या ग्रेटर है। हमें पता चलेगा छोटी है, तो वो यहाँ पे आके जो है ना लेट्स से कि दोबारा से 2 में डिवाइड करेगी। फिर वो 4 को देखेगी क्या ये वैल्यू वही है जो आप सर्च कर रहे हो, हाँ तो वही है, तो आप इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। वरना फिर वो इसको भी डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट करके, जो आप तरीका था हमने देखा था वो वाला में इसको पता चल गया था कि इसका बेशक वर्स्ट केस भी क्यों ना हो कि log n में ही रिटर्न करती थी। अच्छा अब मैं जो है ना इसको भी फास्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जो कांस्टेंट टाइम में जो ऑपरेशंस है ना वो सिर्फ अरे मुझे प्रोवाइड करती है, और अरे के कुछ ऑपरेशंस है यानी कि एक्सेस करना वो कांस्टेंट टाइम है। तो मैंने क्या किया, मैंने रेंज देखी कीज की। तो सबसे छोटी वैल्यूज थी मेरे पास 3 और सबसे बड़ी वैल्यूज थी मेरे पास 18। तो मैंने क्या किया, मैंने 18 एलिमेंट की जो है ना एक अरे बना, वो आपको नीचे यहाँ पे नजर आ रही होगी देखो। तो बस जो भी की थी ना, जो भी वैल्यू थी मेरे पास वो मैंने उसी इंडेक्स पे स्टोर करवा दी। तो देखो पहली की थी मेरे पास 8, तो मैंने इसको जो मैंने नई अरे बनाई है उसके 8th इंडेक्स पे स्टोर करवा दी। दूसरी की थी मेरे पास 3, तो मैंने 3rd इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया। तीसरी थी 6th, मैंने इसको 6th इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया। चौथी थी 10th, तो मैं इसको 10th इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया। फिर 15 थी, मैं इसको 15th इंडेक्स पे स्टोर करवा दिया। 18 थी, मैंने इसको 18th पे करवा दिया, और लास्ट 4 थी, मैं इसको 4th इंडेक्स पे करवा दिया। अब देखो जी कोई भी वैल्यू सर्च करनी है ना, तो मैंने फंक्शन बनाया, सिंपल सा मैं फंक्शन बना रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू आ रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि अरे के उसी इंडेक्स पे, लेट्स से कि वो कह रहा है कि मुझे आई सर्च करके दो, और इस अरे का नाम मैंने रखा हुआ ए, तो मैंने उसको कहा कि वो ए ऑफ आई पे पड़ा है। ठीक है ये देख लेता हूँ। उसने मुझे कहा कि 4 फाइंड करके दो, आई की वैल्यू 4 आई, तो उसने कहा जी ए ऑफ 4th पे जो है ना 4 पड़ा। तो मैं गया ए में 4th इंडेक्स में, मैंने देखा 4, हाँ जी पड़ा है, बिल्कुल जी कांस्टेंट टाइम में मैंने एक्सेस कर लिया। हाँ फंक्शन ने मुझे थोड़ा सा देर जरूर लगा कैलकुलेट करते, लेकिन मुझे एक्सेस कर लिया। अच्छा लेट्स से वो मुझे कहता है कि 9 फाइंड करके दो, तो मेरा फंक्शन बता रहा है कि वो ए ऑफ 9 पे पड़ा है। मैं ए ऑफ 9 पे गया, मैंने देखा यहाँ पे 0 पड़ा है, नल पड़ा है।
तो मैंने रिटर्न कर दिया कि हम सक्सेसफुल सर्च है। स्टिल ये भी मेरा जो है ना कांस्टेंट टाइम में मैंने उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। तो यही हैशिंग है बस, समझाइए इसकी। जी सर। हाँ, अगर इसमें थोड़ी डुप्लीकेट सी वैल्यू हो फिर सर, जी जी अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो फिर डुप्लीकेट हो यार, ये तो हम मान के चलते हैं ना कि कीज वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। अगर आपने लाजमी करवानी है तो इसमें हैशिंग वो तो बाइनरी सर्च में भी पॉसिबल नहीं है, हमने वहां भी इसको इंक्लूड किया था। ठीक है सर। हैशिंग में आपने लाजमी करवानी है, उसको हम आगे तरीका देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन जो है ना सर अभी भी जिस लिस्ट में आपने सर्च करनी हो ना उसमें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जी हमजा। सर अगर डुप्लीकेशन का केस हमने वैसे भी कंसीडर करना है तो उसको डबल इंडेक्स पे शो करवा देंगे ना। फिर एक बेसिक बात कर रहा हूँ। वो आगे तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगी। अच्छा जी देखें, अब इसमें लेट से कि ये तो थी मेरे पास, तो मैंने कहा लेट से कि ना मेरे पास एक और वैल्यू आई है 100, उसको भी मैंने स्टोर करवा, तो इसके लिए मेरे पास पूरी बन गई। मैंने जो है ना 100 एलिमेंट्स की अरे बनाई, लास्ट से 100 था, 100 मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी। अब देखो ये तकरीबन 7-8 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके लिए मुझे 100 एलिमेंट्स की जो है ना स्पेस ऑक्युपाई करके रखनी पड़ गई। ऐसा ही है। यस सर। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल दी। हो सकता है कि अगली वैल्यू 10,000 आ जाए, तो मैं 10,000 एलिमेंट से कैसे अरे बनाऊं। तो मुझे पता चल गया कि यार ये हैशिंग तरीका तो ठीक है, लेकिन इसमें ना वेस्ट मेमोरी या स्पेस कह लो कि मेरी बड़ी वेस्ट हो रही है। और मुझे बताता कौन है कि मैंने किस इंडेक्स में जाकर स्टोर करवाना है? कौन बताता है मुझे? हैश फंक्शन सर। हैश फंक्शन। तो मुझे पता चल गया कि हैश फंक्शन में इशू है। अगर मैं थोड़ा सा अपने हैश फंक्शन को रद्द बदल कर लूं ना तो स्पेस वाला मसला हल हो सकता है। तो आप उसी को देखते हैं। सर ये जो हैश फंक्शन है ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल जिस बना तरह सकते हैं, मैप में बना देते हैं ये जो हमने अपनी मर्जी मर्जी बनाए। से बना रहे होते हैं ना हैश। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, इससे पहले जो है ना लेट्स से कि मैंने जो है ना ये अभी जो एग्जांपल दी थी उसी हैश फंक्शन की मैंने ले ली है। अब ये हैश फंक्शन कह रहा है कि यार जो भी वैल्यू है ना, लेट्स से कि आप एक्स से मुराद ये कीज वैल्यू ले लो, पहली वैल्यू है एच ऑफ 8, तो ये 8th इंडेक्स पे ही जाएगी। अच्छा ये जितनी भी कीज है ना ये सारी मिलके जो है ना आपकी की स्पेस बनाती है। इसकी टर्मिनोलॉजीज है कि की स्पेस क्या है। जितनी भी आपकी कोई भी सर्चिंग वाली कीज है ना वो सारी की सारी कलेक्टिवली मिलके की स्पेस बनाती है। ये मेरा हैश फंक्शन है। अब बारी बारी मैं एक एक वैल्यू हैश फंक्शन में पास करूंगा, ये मुझे अपनी बताएगा कि कहाँ पे स्टोर करवानी है। और ये मेरा हैश टेबल है। अरे ये मैंने उसको उल्टा करके लिख लिया। तो मैंने 8 वैल्यू पास की, इसने मुझे 8 इंडेक्स बताया, तो ये 8 मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी। 3 मैंने इसको पास किया। ये 8 7 इंडेक्स पे नहीं आएगा, 0 से जो शुरू कर रहे हैं नहीं ये 8th भी आएगा। तो 0 से जो इंडेक्स ले रहे हैं हम। अब तो फिर 0 कहाँ पे जाएगा? हर एक लेट्स से इंडेक्स 0 हमेशा वैल्यू 0 से इंडेक्स के शुरू होते हैं। अंदर 0 वैल्यू 8 है आके तो 8 पे जाए। 0 वैल्यू आके उसको कहाँ रखवाऊंगा मैं? जी जी सही है। 3 मैंने पास किया, उसने मुझे 3 रिटर्न किया जी। लो जी मैंने 3 में रखवा दिया। इसी तरह मैंने 6 पास किया, उसने मुझे कहा कि 6th इंडेक्स पे जाओ, मैंने 6 पे रखवा दिया जी। 10 पास किया, उसने मुझे 10 रिटर्न किया, मैंने 10 में रखवा दिया। 15 पास किया, उसने मुझे 15 रिटर्न किया, मैंने 15 पे रखवा दिया। 9 पास किया, उसने मुझे 9 रिटर्न किया, तो मैंने इस पे 9 पे रखवा दिया। और 4 मुझे 4 रिटर्न किया था। तो ये जो हम पहले भी देख चुके हैं उसकी इलस्ट्रेशन थी प्रॉपर के कैसे वर्क करता है। मुझे यहाँ पे पता चल गया कि वेस्टेज मेमोरी वेस्टेज बहुत ज्यादा है, मेरे हैश फंक्शन में इशू है, ये भी मैंने देख लिया। अब मैं इस हैश फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा आइडियल हैशिंग की तरफ, तो अभी जो मैंने ये एग्जांपल दी थी ना इसको आइडियल हैशिंग भी बोलते हैं। आइडियल क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए हैशिंग विद हैश फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये जो आपको हैश फंक्शन दिखाया गया था, एक मिनट में पानी पी लिया। अगर आप इसी हैश फंक्शन को यूज करते हो तो ऐसी हैशिंग को कहा जाता है कि आइडियल हैशिंग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखें इसमें इंसर्शन हो, सर्चिंग हो या डिलीशन हो, एग्जैक्टली आपको बता दिया जाता है कि इस इंडेक्स पे मौजूद है और उसी इंडेक्स पे ही मिलेगी। बेशक स्पेस ज्यादा लग रही है लेकिन मिलेगी आपको हमेशा उसी पे। अगर है, अगर नहीं है तो वो फिर भी आपको अनसक्सेसफुल सर्च होगी, लेकिन होगी एग्जैक्टली उसी उस पे।
तो इसलिए इसको कहा जाता है कि आइडियल हैशिंग है, कि बिल्कुल आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो। लेकिन हम इसका ड्रॉबैक देखा कि ये स्पेस वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमने ये भी देख लिया कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इस ड्रॉबैक का, हैश फंक्शन। हमने सोल्यूशन भी इसी हैश फंक्शन को यूज करके करना है। सोल्यूशन है कि मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई में जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है मॉडुलस हैश फंक्शन। इस हैश फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके मॉडुलस ऑपरेटर वाले हैश फंक्शन को यूज करते हैं। चलिए जी करके देखते हैं वो क्या है। देखिए जी, अब मैंने हैश फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि अब इस हैश फंक्शन को जो मैं जो भी वैल्यू भेजूंगा ना, वो उस हैश फंक्शन को 10 से जो है ना डिवाइड करके उसका रिमाइंडर मुझे रिटर्न करेगा, और उस रिमाइंडर वाली हैश टेबल की जो इंडेक्स होगा उसमें मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा। अब मैंने 10 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिजिट्स है ना मेरे पास, सिंगल डिजिट्स वो 10 है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास मिनिमम स्पेस जो है ना वो रहे। अगर आप कहते हो कि यार मैं तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो हाँ बेशक आप 5 वाली अरे बना सकते हो इस तरह, लेकिन मैंने जो है ना एक दरमियान की पोस्ट ली है कि मैंने 10 रख ली। तो लो जी, पहली वैल्यू आई 8। पहले एकदम मैं वैल्यू सारी यहाँ पे लिख लूँ। 8 मैंने इसको पास की, तो ये मुझे बता रहा है कि 8 और 10 का मॉडुलस लेना है। तो 8 को डिवाइड करना है 10 से, डिवाइड हो नहीं सकता, 1 से भी मैं करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं 0 से करूंगा। जैसे 0 से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 8 मेरा रिमाइंडर आएगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप डिवाइड करने वाली रकम में ऊपर वाली रकम छोटी हो तो वही आपका रिमाइंडर आता है। तो मुझे कहा कि 8 जो है ना वो 8 पोजीशन पे स्टोर होगा, मेरे हैश फंक्शन ने मुझे कहा, तो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। उसके बाद 3 आया, एग्जैक्ट उसी तरह 3 मॉडुलस 10, ये थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे थर्ड पे करवा दिया। इसी तरह 6 जो है वो 6th इंडेक्स पे जाएगा, मुझे पता चल गया, अब तो 6 पे आ गया ये यहाँ पे। 10 जो है 10 मॉडुलस 10, 10 को 10 से 0 पे डिवाइड जाएगा। किया, 0 पे जाएगा। 0 ठीक है, तो लो जी ये 0 पे चला गया। इसी तरह जो 15 है ये किस पे जाएगा जी, बोलो। 5 पे। 5 5 पे पे सर। और ठीक है, और 9 जो है तो 9 पे 9 पे जाएगा। जाएगा। ठीक है, और 4 जो है वो 4 पे। 4 पे। ठीक है, समझ आ गई। जी सर। कोई यस सर, आउटपुट समझ है आया। थी, तो पहले मुझे लग रही थी तकरीबन 18 आइटम्स, लेकिन अब उसी को जो है ना मैंने तकरीबन 10 एलिमेंट्स के जो अरे है ना उसमें स्टोर करवा लिया, यानी कि मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो गई है। लेकिन अभी इसमें थोड़े से मसले मसाइल है, हम आगे ऐसे चलेंगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि हैश को फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके ना मैं काफी कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेरा जो है ना मॉडुलस हैश फंक्शन, तो उसमें मेरा अच्छा खासा काम हो गया। अच्छा, इसमें मसला क्या है। अच्छा, अब देखो कि नेक्स्ट वैल्यू जो है ना मेरे पास अगेन लेफ्ट से के आ जाती है 19। मैंने 19 पास किया अपने हैश फंक्शन को, उसने मुझे रिटर्न किया 9। मैं जी 9 में स्टोर करवाने गया, ओह मुझे पता चला कि यहाँ तो ऑलरेडी एक एलिमेंट मौजूद है। तो इस सूरत में क्या करना है, तो देखो ये जो फिनोमिना है ना कि जिस हैश फंक्शन आपको जो इंडेक्स दे रहा है स्टोर करवाने के लिए, और उस इंडेक्स पे ऑलरेडी कोई वैल्यू मौजूद है की पड़ी है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं कोलिजन। ये कोलिजन हो गया। ये हैशिंग एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है, ड्रॉबैक है कोलिजन होना। तो कोलिजन के रिजॉल्व कैसे करने हैं वो हम देखते हैं। तो देखो ये कोलिजन आपको इलस्ट्रेशन में नजर भी आ रहा होगा कि कुछ वैल्यूज जो है ना, बाकी तो सारी अलग अलग ही मैप हो रही थी, लेकिन कुछ 2 वैल्यूज जो है ना वो ब्लॉक 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो है ना कह लोगे मैप हो गई। तो वहां तो ऑलरेडी एक पड़ी थी, दूसरी को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये कुछ इशू बना, इसको हम देखते हैं कैसे रिजॉल्व करें। तो देखें जी, मेथड टू रिजॉल्व कोलिजन। पहले तो देख लेते हैं कोलिजन क्या है। तो हमने देख लिया कोलिजन क्या था, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन इसका 2 तरीके से पॉसिबल है। एक जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ओपन हैशिंग, या इसको आप सेपरेट चेनिंग भी बोलते हो, या सिर्फ चेनिंग भी बोलते हो, मुख्तलिफ नाम है इसके। चेनिंग भी इसको बोलते हैं, सेपरेट चेनिंग भी बोलते हैं, और ओपन हैशिंग भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास है क्लोज्ड हैशिंग, जिसको आप ओपन एड्रेसिंग भी बोलते हो। बस इसके नाम इस तरह के कंफ्यूजिंग है। और इसमें आगे जो है ना 3 तरीके हमारे पास, एक लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग और डबल हैशिंग। इसमें फर्क समझ लो क्या है। जो ये ओपन है, ओपन वर्ल्ड गेम का नाम आपने सुना होगा,
सुना है ओपन वर्ल्ड गेम कौन सी होती है? नो सर। अच्छा, देखिए ना, कुछ गेम्स ऐसी होती है जिसमें जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कोई सिंपल सी गेम की एग्जांपल दूं, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद, कोई फुटबॉल लगा लो, चलो फुटबॉल आप खेल रहे हो ना, आप सिर्फ उन्हीं 11 आपके और 11 उनके 22 प्लेयर, और बीच में एक आध जो रेफरी है, सिर्फ इन्हीं के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। बाहर जो तमाशाई बैठे हैं, जो एनपीसी जिनको बोलते हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, जो बाहर तमाशाई हैं, या उसके बाहर बाकी जो बाउंड्रीज है उसके बाहर बहुत सारी चीजें होती है, साइन बोर्ड्स होते हैं और कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है, उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और इसके मुकाबले में आप गेम लगा लो कोई जैसे कि जीटी है, या कोई हिटमैन टाइप के लगा लो, ओपन वर्ल्ड गेम, जिसमें आप किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। बेशक आप मिशन पे हो नहीं हो, कोई बंदा जा रहा है उसको मार दो, कोई किसी गाड़ी लेके भाग जाओ, कोई जानवर है उसको कुछ कर लो, मतलब किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं ओपन वर्ल्ड। तो यहीं से ओपन हैशिंग निकली है। यानी कि जो ओपन हैशिंग टेक्निक होगी ना, तो जो आपके पास हैश टेबल है उससे बाहर भी आप जो जाके जो है ना अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो, ओपन है, ठीक है। यानी कि अब कोलिजन तो आ रहा है, अब कोलिजन क्या कहता है कि आपने रिजॉल्व तो करना है, तो ओपन हैशिंग क्या कहती है कि जो आपके पास हैश टेबल है ना, उसके अलावा भी थोड़ी सी इजाफी जगह आप रख लो, और जो कोलिजन वाली जगह चीजें आ रही है ना उसमें स्टोर करवा लो। तो इससे आपने याद रखना है कि ये ओपन वर्ल्ड है जिसके साथ आप फ्रीली कहीं पे भी जाके इंटरेक्ट कर सकते हो। और दूसरे क्लोज हैशिंग है। क्लोज हैशिंग कहता है कि नहीं, जो आपके पास टेबल है ना उसी में आपने रहना है। अगर कोलिजन हो जाता है तो आप कुछ इस तरह से अपने हैश फंक्शन को मॉडिफाई करोगे कि वो आपको ऐसी जगह दे दे जहां पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी, लेकिन रहना आपने उसी हैश टेबल में, उसी जगह में जो आपको दी गई है, उससे बाहर नहीं आना। तो ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग में ये फर्क है। ओपन में आप बाहर जाके कोलाइडेड वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, और क्लोज में नहीं करवा सकते। तो अब पहले देखते हैं ओपन हैशिंग क्या है, फिर हम देखेंगे क्लोज हैशिंग। तो देखें जी ओपन हैशिंग क्या है। द लिंक्ड लिस्ट, तो इसमें हम लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट दिस टेक्निक, ठीक है जी। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन मल्टीपल एलिमेंट्स आर हैश्ड इनटू द सेम स्लॉट इंडेक्स, एक ही इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यू को इंडेक्स हैश करनी पड़ गई है, तो क्या होगा? दीज एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इनटू अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट व्हिच इज नोन एज चेन। तो आप क्या करोगे कि पहले जो वैल्यू पड़ी है ना उस इंडेक्स पे, उसको नहीं छेड़ोगे, उस इंडेक्स के आगे एक नई लिंक लिस्ट बना लोगे, एक नई नोड बना लोगे, उस नोड में जो है ना जो वैल्यू कोलाइड हो रही थी उसको इंसर्ट कर दो। इस तरह अगेन कभी सेम इंडेक्स पे कोई और वैल्यू आगे इंडेक्स होती है ना, तो आप एक और नई नोड बना के उसमें रखवा दो। समझाइए? जी सर, उसको इंसर्ट करवा लेंगे सर। हाँ, अभी देखो, ये देखो जी, आपके पास जो है ना 7 एलिमेंट्स की एक हैश टेबल है, या अरे है, अभी इनिशियली जो है ना एम्प्टी है। अच्छा, मेरा जो है हैश फंक्शन जो है ना वो, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया 50 को, लेकिन मेरे पास एक्स को वैल्यू है और मॉडुलस 5 जो है ना कह लो के एक हैश फंक्शन है मेरे पास। 50 वैल्यू आई, तो आप पता नहीं क्या हैश फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी मैं देख लेता हूँ। चलो अच्छा, उसने मुझे कहा कि 1 पे स्टोर करवा दो, अब हम बाद में देखते हैं क्या हैश फंक्शन है। तो मैंने इसको 50 को जो है ना हैश पे यहाँ पे स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट 700 आई, तो उसने मुझे कहा कि 0 पे स्टोर करवा दो, कोई हैश फंक्शन लगा हुआ था, तो मैंने 0 पे करवा दिया। 76 आया, तो उसने मुझे कहा कि 6 पे करवा दो, मेरे ख्याल में वही मॉडुलस 10 वाला ही लगा हुआ है शायद, तो 76 को मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आया मेरे पास 85, और मेरे हैश फंक्शन ने कहा कि उसको 1th इंडेक्स पे स्टोर करवा दो। हाँ, ये मॉडुलस 5 वाला है, ठीक है। 85 को मैंने मॉड लिया ना 6 के साथ, तो 1 रिमाइंडर आया। उसने कहा कि 1 पे करा दो, तो देखो 1 पे ऑलरेडी 50 मौजूद है, तो चेनिंग कहती है कि सेम इंडेक्स के आगे एक नई नोड बना लो, उसमें रखवा दो 85। तो लो जी, मैंने रखवा दी। अच्छा, लेट्स से उसके बाद मेरे पास 92 था, वो भी सेम 1 पे ही मैप हो रहा था, तो मुझे कहता है कि जो पहली नोड है ना उसके आगे एक नई नोड बना लो, उसमें वैल्यू को रखवा दो। तो लो जी, इसी तरह मैंने किया। और इसी तरह लेट्स से कि मेरे पास नेक्स्ट 73 आया, मैंने इसको इंसर्ट करा दिया, 101 आया, वो अगेन इस पे जो है ना मैप हो रहा था, तो सेम इसी तरह एक नोड बनाओ लिंक लिस्ट वाले और इसमें रखवा दो। तो ये चेनिंग है। अब क्या है कि लेट्स से कि मैंने सर्च करना है 101, मैं हैश फंक्शन को पास करूंगा, मुझे रिटर्न करने का 3, तो देखो मैं 3 इंडेक्स पे जाऊंगा, वहां पे 73 पड़ा है, लेकिन मैंने अपने
एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर दिया है कि अगर वैल्यू उस पे नहीं मौजूद तो देखो क्या उसमें कोई लिंक लिस्ट बनी हुई है, अगर तो लिंक लिस्ट बनी हुई है तो उसको लीनियरली सर्च करो। तो ठीक है जी, बनी हुई थी तो उसने दूसरे नंबर पे देखा कि 101 पड़ा है तो रिटर्न हो। लेट्स से क्या उसने 83 को कहा कि सर्च करो, 83 ने उसने मुझे कहा कि 3 इंडेक्स से पड़ा है, मैं 3 पे गया, 73 पड़ा था। एल्गोरिथम कहता चेक करो कोई लिंक लिस्ट है, हाँ जी है, उसमें लीनियरली सर्च करो। तो मैंने सर्च करना शुरू की 101 नल, तो यह फिर अनसक्सेसफुल सर्च का केस हो। समझ आ गई चेनिंग की? यानी इसमें एक ही इंडेक्स होगा, आगे जितनी भी चेन बनेंगी। हाँ, शर्त है कि वो सेम इंडेक्स पे मैप हो रही है। फिर तो सर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी फिर तो। बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले लेकिन हैशिंग कर स्टिल जो रहा है ना ये है, क्या चीज, पहले हैशिंग करेगा फिर उसके बाद लीनियर सर्च पे आ जाएगा। ये आगे आप थोड़ा आगे चलोगे आप देखोगे कि मजीद इनमें इंप्रूवमेंट आ रही है। ये एक टेक्निक हो गया, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा देखेंगे, आप उसमें देखोगे कि उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रही है। इसमें हमने लिंक लिस्ट भी मेंटेन करनी है, उसके अंदर भी सर्चिंग करनी है, इसमें काफी मसले हैं। तो उसमें हमने लीनियर ये सॉरी चेनिंग वहां पे यूज हमने करनी होती थी जहां पे हमारी कोशिश हो के एक ही जगह पे जो है ना मैपिंग इंडेक्सिंग जो है ना वो मैप नहीं कर रही। तो अगर कोई ऐसा आपके पास आ जाता है कि वैल्यूज जो है ना सारी एक ही इंडेक्स पे मैप होना शुरू होगी, तब वहां पे चेनिंग जो है ना वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं, क्योंकि फिर समझ लो कि चेनिंग जो है ना एक लीनियर ही बन गई है कि आप लीनियर सर्च ही कर रहे हैं। तो इससे तो अच्छा था कि फिर आप जो है ना बाइनरी सर्च पे चले जाते हैं हैशिंग को अप्लाई ना करके। तो ये चेनिंग जो है ना ये बहुत कम यूज होती है, ज्यादातर यूज होती है प्रॉबिंग। तो हम आगे प्रॉबिंग देखते हैं, प्रॉबिंग क्या है। तो हमारे पास दूसरा क्लोज हैशिंग है। तो मैंने बता दिया था क्लोज हैशिंग में, तो अब इसमें आप देख रहे होगे कि तो हमने नई लिंक लिस्ट बना के नई इजाफी जगह घेरनी शुरू कर दी। तो यही मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओपन हैशिंग में ये होगा कि आप नई जगह भी घेर सकोगे। जब क्लोज में ऐसा नहीं है, जो आपको ये हैश टेबल दिया गया है ना 7 या 8 एलिमेंट वाला, इसी में आपने डाटा को स्टोर करवाना है। तो देखें जी क्या होती है। पहले नंबर पे है हमारे पास लीनियर क्रॉपिंग। लीनियर इससे क्या मुराद है, देखो मैं आपको सिंपल साइड दे देता हूँ। वो कहता है कि किसी भी इंडेक्स पे जो की मैप हुई है नहीं आने वाली, तो देखो कि अगर ऑलरेडी उस जगह पे कोई की मौजूद है तो उससे वेरी नेक्स्ट स्लॉट को चेक करो, अगर वो खाली है तो वहां पे रखवा दो। इनकेस वो भी ऑक्युपाइड हुई है तो उससे वेरी नेक्स्ट चेक करो, वहां पे रखवा दो। और ये इस तरह चलता रहेगा जब तक कि उसको जगह नहीं मिल जाती। ठीक है, अगर एंड तक हाँ जगह ही ना मिले फिर? नहीं, हमने जाहिर है जितनी जगह की स्टोर करवानी है उतना तो हम हैश टेबल रखेंगे ना। और वो अगर फिल हो सारी, यानी वैल्यू रिपीट होती है, दोबारा कोई ऐसी वैल्यू आ गई है? क्या वैल्यू आ गई है, अब देखो जितनी आपने आइटम स्टोर मतलब करने हैं उतनी मतलब सर कीज के है। सर कीज के इक्वल तो होगी या तो होगी। हाँ, कम से कम 30 के तो इक्वल होगी ना वो जगह। जी सर। तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी उसको। तो देखो ओरिजिनल हैश फंक्शन था हमारे पास एच ऑफ एक्स मॉडुलस वाला एक्स, ये जो 10 की बजाय आप साइज लिख लो जो आपकी अरे का साइज इस तरह का था। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपने हैश फंक्शन को चेंज किया। अब मैंने कर दिया कि एच ऑफ एक्स जो है ना आपके पास ये एच डैश ऑफ एक्स है, नया हैश फंक्शन जो है, जो पुराना हैश फंक्शन था ना एच ऑफ एक्स, उसमें मैंने एक नया हैश फंक्शन एफ ऑफ आई जो है ना इंक्लूड कर दिया। बस ये लीनियर प्रॉब्लम है। अब एफ ऑफ आई क्या है इसको मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ कि एफ ऑफ आई जो है ना सिंपल आई है, और आई जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 0 से 5। अब क्या मतलब है इसका, पहले तो सिंपल सिंपल ये वैल्यू आ जाती थी, 7 वैल्यू थी ना, मैं इसमें पास करता था मुझे 7 रिटर्न कर देता था। होगा अभी भी वही, मैं इसमें पास करूंगा नए में पहले काउंट करेगा वही 7 रिटर्न करेगा। फिर मैं कहूंगा कि उसको F5 आई के साथ प्लस कर दो, तो अभी मैंने बताया कि आई 0 स्टार्ट होगा, तो शुरू शुरू में आई की वैल्यू होगी 0, तो 7 + 0 7th इंडेक्स पे जाके इसको इंसर्ट कर दो। लेट्स से कि 7th जो है ना वो फील्ड है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये तो सेम रहेगा। एफ ऑफ आई में जो है ना अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 7 + 1 8th इंडेक्स पे जाकर स्टोर करवा दो। लेट्स से कि 8th इंडेक्स भी जो है ना आपका फील्ड है, तो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जाएगी 2, यानी कि 7 + 2
9th इंडेक्स पे जाकर स्टोर करवा दो। इस तरह चलता रहेगा यहाँ तक कि आपको खाली स्लॉट ना मिले। जहां पे खाली स्लॉट मिल जाएगी वहां पे इसको स्टॉप कर देना। तो ये आपकी लीनियर प्रॉबिंग है। बस थोड़ा सा हैश फंक्शन को मैंने मॉडिफाई करके उसमें एक नया कंपोनेंट डाला है। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे वर्क करते हैं। देखिए इनिशियली आपके पास खाली है, 50 आया, इंसर्ट करवा दिया, 700 आया, इंसर्ट करवा दिया, 76 आया, इंसर्ट करवा दिया। अब जैसे ही 85 आया, उसने मैप होना था 1 पे, लेकिन 1 पे ऑलरेडी 50 मौजूद है। कोई बात नहीं है, वो कहता है +1 करके यहाँ पे देखो जगह फ्री है, हाँ जी फ्री है, यहाँ पे स्टोर करवा दो। तो नेक्स्ट पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टोर हो चुका। अच्छा, इसी तरह 92 आया, 92 ने अगेन 1 पे ही मैप होना था, लेकिन 50 पड़ा है। कहता कोई बात नहीं, 0 + 1 करके 85 पे देखो, अगेन पड़ा है, तो कोई बात नहीं, नीचे आके तो 92 यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो ये देखो यहीं पे वो एंड सो ऑन, इस तरह करते करते आपकी जो है ना, ठीक है, समझ आ गई लीनियर प्रॉबिंग की। जी सर। अब लीनियर प्रॉबिंग में ना एक मसला था जिसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। कि लेट्स से आपके पास ऐसी वैल्यूज हैं जो एक ही इंडेक्स पे जो है ना बार बार मैप हो रही है, तो उससे क्या होगा कि सारे की सारी आपकी वैल्यूज जो है ना एक ही इंडेक्स के आगे पीछे जो है ना वो मैप होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स से 92 के बाद कोई वैल्यू आई 102, वो भी सेम 1 पे ही मैप हुई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आके सेव हुई। अब लेट्स से अरे का साइज आपको था 100 और आपकी वैल्यूज टोटल पड़ी है इसमें कोई 20 लगा लो, और 20 की 20 जो है ना वो एक ही जगह पे इस तरह मैप हो रही थी और एक ही जगह पे इकट्ठी होकर सारी पड़ गई, बाकी 80 जगह जो है ना वो खाली पड़ी है। तो ये कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको हम बोलते थे क्लस्टरिंग। तो लीनियर प्रॉबिंग में जो है ना क्लस्टरिंग था कि क्लस्टरिंग हो जाती थी। अगर वैल्यूज जो है ना एक ही जगह पे मैप होना शुरू होगी ना, तो सिर्फ एक ही जगह पे वो इकट्ठी हो जाती है सारी वैल्यूज, और बाकी जो है ना पूरी array जो है ना आपका वो खाली रह जाता था। तो इससे निपटने जो है ना हमने ना एक नई अप्रोच यूज की, उसका नाम था क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, लीनियर में क्या था कि वो बारी बारी एक एक करके चेक करता, क्वाड्रेटिक में क्या है कि वो गैप देके चेक करेगा क्या, ताकि अगर एक ही जगह पे मैप होना शुरू भी हो जाए ना तो फिर भी वो एक ही जगह पे मुर्तकिज ना हो। अब उसमें सेम वही है, h' जो फंक्शन है ना, मैंने पहला फंक्शन था वही प्लस f(i), एक नया फंक्शन ऐड किया, और उस पहला f(i) क्या था, i स्टार्ट होता था 0 से लेके अनवर्ड। अब मैंने क्या कहा कि i जो है ना स्टार्ट अभी भी 0 से अनवर्ड ही होगा, लेकिन वैल्यूज इसकी जो है ना i क्रॉस i होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम जो है ना जहां पे वैल्यू होगी वो 0 क्रॉस 0 0 आएगी, नेक्स्ट टाइम 1 क्रॉस 1 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी चेक करेगा 2 क्रॉस 2 4th इंडेक्स का गैप करके करेगा, नेक्स्ट अगर वो भी फेल होता है तो वो सिंपली 5th इंडेक्स पे नहीं आएगा, 3/3 9th इंडेक्स पे जाके चेक करेगा। तो इससे आप देख सकते हो कि अगर बेशक एक ही जगह मैप होना भी शुरू हो जाए ना, तो 2-3 गुजरने के बाद उनमें गैप काफी जो है ना एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर जाए। तो इसलिए क्वाड्रेटिक नाम इसको दिया गया। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ, जो मेरा प्रीवियस फंक्शन था उसमें जो है ना मैंने f(i) को जमा करना है, और i हमेशा जो है ना 0 से स्टार्ट होके अनवर्ड चलेगा और स्क्वायर का होगा। तो लेट्स से कि 50 वैल्यू आई थी, मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दी, 76i सॉरी 700i स्टोर, 76i वो भी स्टोर। अब जैसे ही 85 आई तो मैंने 85 यहाँ पे पास की, तो उसने मुझे कहा कि आप इसको स्टोर करवा दो 1 पे, और प्लस f(i) शुरू में 0 था, तो 1 इंडेक्स पे मैं गया तो 50 पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे कहेगा कि आप इसको 1 + 1 क्रॉस 1 पे स्टोर करो, यानी कि 1 + 1 सेकंड इंडेक्स पे। तो लो जी, मैंने सेकंड इंडेक्स पे इसको स्टोर करवा दिया। 92 आया, करवा दिया। तो उसके बाद लेट्स से कि मेरे पास आया 73, तो वो 3 पे इंडेक्स पे वो करवा दिया। अच्छा, अभी तो यहाँ पे फुल हो गया। लेट्स से कि मेरे पास कोई वैल्यू आई है और वो अगेन जो है ना 1 पे आके मैप हुई। तो देखो मैप पे 1 पे हुई, तो पहली दफे ये चलेगा, वो कहेगा अगले वाला चेक करो, अगले वाले में भी 85 पड़ा है, इस पे भी नहीं आ सकती। तो नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये आएगा 1 प्लस, अब आई की वैल्यू जाएगी 2 2 क्रॉस 2 1 + 4, 5th इंडेक्स से मुझे कहेगा स्टोर करो, और मैं 5th इंडेक्स पे लेट्स से की वैल्यू थी 95। तो अगर मैं लीनियर प्रोबिंग करता तो वो आती यहाँ पे, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से वो आई यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग समझाइए इसकी।
जी सर। अब एक रहेगी डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में आप ना एक से ज्यादा हैश फंक्शन यूज करते हो। लेट्स से कि एक हैश फंक्शन आपके पास यही था जो मैंने बनाया था। दूसरा बना लेते हो कि लेट्स से x मॉडुलस 5। पहले आप वैल्यू पास करोगे इसको, ये आपको रिटर्न कर देता है लेट्स से कि 6th इंडेक्स। फिर आप इसको इसमें पास कर दोगे और ये आपको कर देता है 1th इंडेक्स को ही। तो आप 1th इंडेक्स में जाके वैल्यू को स्टोर करवा दो। मतलब दो या दो से ज्यादा जो है ना हैश फंक्शन पॉसिबल है, और वो कोई भी हो सकता है। उनके थ्रू जो है ना आपने एक फाइनल वैल्यू निकाल के उस इंडेक्स पे स्टोर करवानी है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको खुद देखोगे कि डबल हैशिंग कैसे काम करती है। मैंने बता भी दिया है कि दो हैश फंक्शन होंगे, पहले एक में से निकालोगे, जो उसकी आउटपुट आएगी वो दूसरे हैश फंक्शन की इनपुट बन जाएगी, और फिर उसमें से गुजरेगी तो आपके पास फाइनल हैश वैल्यू आएगी, और उस इंडेक्स पे जाके आपने अपने वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो ये हो गई डबल हैशिंग। ठीक है, कोई इश्यू आज के लेक्चर में? नो सर। ये जो एंड पे आपने सर क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की है, इसमें सर्च फिर कैसे करेंगे? इसमें तो हम नेक्स्ट आपने क्या उसको मल्टीप्लाई करके इंडेक्स पे लेके जाना है, फिर उसका इंडेक्स हमें कैसे फाइंड होगा? मैंने बताया कि बेशक सर्चिंग करनी हो, बेशक इंसर्शन करनी हो, डायरेक्ट कभी नहीं करनी। हैश फंक्शन को वैल्यू देनी है, हैश फंक्शन ही कैलकुलेट करके देगा आपको। बिल्कुल इसी तरह जब भी आप सर्च करोगे हैश फंक्शन को कहोगे, हैश फंक्शन पहले वैल्यू आपको देगा कि 1 पे जाओ, 1 पे नहीं मिली आप वापस हैश फंक्शन को कहोगे मुझे नहीं मिली, हैश फंक्शन नेक्स्ट आपको वैल्यू देगा 2 पे जाओ, अगर मिल गई ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में आपको हैश फंक्शन कहेगा आप जाओ आप 5 पोजीशन पे, आप 5 पोजीशन पे जाओगे, वहां वैल्यू मिल गई ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, वो आपको कहेगा कि आप 5 के बाद 9th इंडेक्स पे जाओ, फिर आप 9th इंडेक्स पे चेक करोगे, वहां मिल गई तो ठीक है, वरना फिर आप नेक्स्ट जाओगे 17th इंडेक्स पे। तो ये तो आइटरेशन है, एल्गोरिथम है। जो भी अपनी फंक्शन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग वो इंडेक्स खुद फाइंड करेगा। बिल्कुल, देखो इंडेक्स से इंसर्शन करनी है या सर्चिंग करनी है, हैश फंक्शन को हमने वो वैल्यू पास करनी है, हैश फंक्शन आपको कैलकुलेट करके दो। सर टाइम ये फिर 8 वाला ठीक नहीं है? नहीं यार सच यहाँ 7:30 करते हैं, अब तो ठीक हो गया टाइम, क्या ख्याल है? आधे घंटे से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर वो 8 ही ठीक है, या तो कुछ ज्यादा पहले रखें। 7 कर लेते हैं, 7 कर दे 7। ठीक है जी, मंडे से इंशाल्लाह 7 कर दो 7। ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह 7 बजे क्लास होगी। अब कोई और मुझे इसमें वो ना करेगा सर, नहीं 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 मेरी मजबूरी है। सर सूरज गरूब अब लेट हो रहा है, 7 फिर जल्दी हो जाएंगे। यार 10-15 दिन है, फरवरी खत्म होने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, चलें ठीक है सर। सर टेस्ट का क्या हिसाब है सर? ऊप का कल को मैं टेस्ट शेयर कर दूंगा ऊप का जी, ठीक है? कल क्लास तो नहीं होगी सर? कल संडे है ना सर को 2-4 दिन रखना वो उसके एक्सपायरी टाइम। सर तो 3-4 दिन रखने का टाइम लगेगा, आप रिवाइज करने में। पिछला पूरा हफ्ता बड़ा शदीद मसरूफ रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है मैं 3-4 दिन रखूंगा, और अब हमने मंडे से इंशाल्लाह एल्गोरिथम स्टार्ट कर देना है। पहले हम सर्चिंग एल्गोरिथम देखेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और उसके बाद ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इजाज साहब आप बच गए इस इलेक्शन से, इस इलेक्शन बहुत टफ था। हाँ यार सुना तो है मैंने। इधर टफ था, आसान था इलेक्शन लास्ट टाइम। इधर टफ था, आसान था भाई, बस थके ज्यादा है हम। तो वही तो है, थकना ही तो मुश्किल होता है। हसन भाई आवाम आपने ने धांधली भरपूर करवाई होगी। नहीं धांधली की कराई है। हसन भाई धांधली करवाई होगी। अस्तगफिरुल्लाह, हमजा तेरी ड्यूटी कहाँ थी? मेरे घर में थी यार, बिल्कुल साथ ही। तुम लोगों को तो इस दफा उन्होंने गन भी दी हुई थी।